और गुस्सा और प्रतिशोध की भावना इतनी बढ़ गई तो मेरठ की महिलाओं ने अंग्रेजों के गर्दन काट दिए हंसिए से। तो ये इस बात को बताता है कि किसी भी समाज की, किसी भी समूह की परीक्षा नहीं लेनी चाहिए कभी भी। अंग्रेजों ने वही गलती की, हमारी परीक्षा ली, अत्याचार किए और हद से ज्यादा जब वो अत्याचार ऊपर गुजर गए तो काट दिया। 1.5 दिन में पूरा मेरठ अंग्रेजों से आजाद हो गया। फिर दिल्ली में हुआ, दिल्ली 5 दिन में आजाद हो गई। दिल्ली में 13,000 से ज्यादा अंग्रेजों को मार डाला हिंदुस्तानियों ने 5 दिन। दिल्ली आप कभी गए हैं? दरियागंज, दरियागंज दिल्ली वाले बैठे होंगे। दरियागंज में एक पोस्ट ऑफिस है। ये पोस्ट ऑफिस लाल खून का केंद्र बन गया था उस जमाने। ये दिल्ली के दरियागंज का पोस्ट ऑफिस है ना, सबसे ज्यादा अंग्रेजों का कत्लेआम इसी एक जगह पर हुआ था। कारण क्या था कि जहां आज पोस्ट ऑफिस है वहां चर्च हुआ करता था, तो ज्यादा अंग्रेज वहां प्रार्थना करने के लिए आया करते थे। तो दिल्ली वासियों ने एक दिन, रविवार का दिन, जहां प्रार्थना करने के लिए आएंगे वो तय कर लिया और इकट्ठे हो गए सबके सब। चर्च में जैसे ही घुसे तो ये चर्च में घुसे और मारकाट ऐसी मचाई, कोई जिंदा नहीं बचा। दिल्ली के इतिहास को जब मैं पढ़ता हूं, छोटी छोटी गलियां हैं ना दरियागंज में, लाल खून से नालियां भर गई थी। 5 दिन इतना कत्लेआम हुआ था दिल्ली। फिर दिल्ली के बाद बरेली में हुआ, शाहजहांपुर में हुआ, सहारनपुर में हुआ, यहां रुड़की में हुआ। जहां जहां अंग्रेजों की छावनियां थी सब जगह उनका पूरे हिंदुस्तान में नरसंहार शुरू हुआ। 3 महीने में अंग्रेज खत्म हो गए। 3,65,000 अंग्रेज 3 महीने में मारे गए इस देश में। 1857 की क्रांति में इतना जबरदस्त तूफान। अंग्रेज मारे गए तो अंग्रेजों का शासन खत्म हो गया। ईस्ट इंडिया कंपनी का झंडा उतर गया, यूनियन जैक हटा दिया गया, भारत का झंडा हर जगह लहराने लगा। भारत के स्थानीय राजाओं ने सत्ता संभालना शुरू कर दिया। 10 मई 1857 से शुरू हुई क्रांति। 1 सितंबर 1857 को जब गणना की गई पूरे देश में तो 3-4 ही अंग्रेज जिंदा बचे थे, सब मारे गए। 3,65,000। जो बचे वो भाग गए लंदन। और जो भागे ना, वो कैसे भागे? उन्होंने अपने शरीर को कोयला लगा लगा के काला किया, उसमें बच गए वो। हाँ, काला अगर नहीं किया होता शरीर तो वो भी मारे जाते, क्योंकि हिंदुस्तानी उस समय इतने खून के प्यासे थे, जो गोरी चमड़ी वाला मिले उसी की गर्दन काट। वो एक ऐसा दौर इस देश में पैदा हुआ था कि जहां गोरी चमड़ी वाला मिले बस उसी को नाप। तो अंग्रेजों ने शरीर पे कोयला मला, कालिख मली, एकदम काले होके छुप छुप के दिल्ली से और कहां कहां से निकल गए, लंदन पहुंच गए। वहां कहानी सुनाई उन्होंने कि भारत में तो ऐसा हो गया है। तो लंदन परेशान हो गया, अंग्रेजों की सरकार परेशान हो गई कि भारतवासियों में इतना गुस्सा कैसे पैदा हो गया। तो उन्होंने कहा कि उसके ये कारण रहे, तो अब भारत पर फिर कब्जा करना चाहिए, फिर जाना चाहिए, क्योंकि धन संपत्ति तो अभी हम लूट नहीं पाए, अभी तो 100 साल ही लूटा है और 100 साल लूटना है। तो अंग्रेजों ने योजना बनाई और उस योजना में यह तय किया गया कि भारत में एक जमाने में मीर जाफर ने अंग्रेजों की मदद की थी, तो ढूंढो कौन कौन मीर जाफर अभी भारत में बचा हुआ है। तो अंग्रेजों ने यहां के राजाओं के बीच में एक सर्वेक्षण करवाया और यह पता लगाया कि कौन कौन राजा अंग्रेजों की मदद कर सकता है। तो भारत में कई राजा ऐसे निकले गद्दार, जिनका नाम लेके टेस्ट खराब नहीं करना चाहता मैं आपको। 20 खानदान ऐसे निकले जिन्होंने बहुत गद्दारी की है। कुछ पंजाब के, कुछ हरियाणा के, कुछ आंध्र प्रदेश के, कुछ कर्नाटक के। इन्होंने अंग्रेजों को चिट्ठियां लिखी और राजाओं ने चिट्ठियों में लिखा कि आप वापस आ जाइए, हम आपकी मदद करेंगे, आपको सैनिक देंगे, आपको पैसा देंगे, सारी मदद करेंगे, और जहां क्रांतिकारियों का गढ़ है वो हम आपको बताएंगे और आप क्रांतिकारियों को मारो और फिर से भारत पे कब्जा करो। तो 1 नवंबर 1857 से फिर अंग्रेज वापस आने लगे और एक एक करके उन्होंने क्रांतिकारियों के जो अड्डे थे उनको नाश करना शुरू किया। कल मैंने बिठूर की कहानी आपको सुनाई थी, बिठूर का नाश किया, फिर कानपुर का, फिर लखनऊ का, फिर इलाहाबाद का। और गद्दार राजाओं ने अंग्रेजों की मदद करके सैनिक और पैसा देके क्रांतिकारियों को मरवाने का काम किया। उनमें कई क्रांतिकारी हमारे मारे गए। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई मारी गई, आप सभी जानते हैं। नाना फडणवीस मारे गए, आप सभी जानते हैं।
नाना साहब पेशवा तो काफी दिन बचे रहे, लेकिन अंत में उनको भी मार डाला। तात्या टोपे भी बचे रहे, लेकिन अंत में अंग्रेजों ने उनको भी ढूंढकर मार डाला। तो एक एक करके सारे क्रांतिकारी खत्म हो गए, अंग्रेजों का फिर कब्जा हो गया और ये देश फिर से गुलाम हो गया। उस गुलामी के बाद फिर क्रांतिकारियों ने इकट्ठा होना शुरू किया और धीरे धीरे इकट्ठे होते होते 1905 आ गया। और 1905 में जब क्रांतिकारी इकट्ठे हुए तो लड़ाई का तरीका बदल गया। पहले लड़ाई अंग्रेजों से सीधे सीधे हुई, आर पार की। अंग्रेजों ने बंदूक चलाई तो हमने भी बंदूक चलाई, अंग्रेजों ने तलवार चलाई, हमने भी उनके सिर काटे। 1857 में लड़ाई ऐसे हुई। 1905 में लड़ाई का तरीका बदल गया। लोकमान्य तिलक, लाला लाजपत राय, विपिन चंद्र पाल ने कहा कि अंग्रेजों को तलवारों से हरा नहीं सकते, बंदूकों से मार नहीं सकते, क्योंकि हम मारेंगे और आएंगे और मारेंगे और आएंगे और ये अंतहीन सिलसिला है। तो लोकमान्य तिलक ने कहा कि इन अंग्रेजों की जड़ खोदो, इनकी जड़ में मट्ठा डालो। कहते ना एक पेड़ काटो तो ऊपर के पत्ते तोड़ दो, टहनी काट दो, फिर उगाएगा फिर उगाएगा फिर उगाएगा, लेकिन जड़ में ही मट्ठा डाल दो तो पेड़ पूरा ध्वस्त हो जाएगा। तो अंग्रेजों की जड़ कहां थी? अंग्रेजों की जड़ थी उनका व्यापार। व्यापार क्या था? इंग्लैंड से माल लाते थे, भारत में बेचते थे, वो मुनाफा उनको मिलता था, ये उनका सबसे बड़ा आधार था। तो लोकमान्य तिलक, लाला लाजपत राय, विपिन चंद्र पाल ने कहा कि अगर इनका ये आधार हम तोड़ देंगे तो अंग्रेज हमेशा के लिए टूट जाएंगे। इसलिए स्वदेशी आंदोलन शुरू हुआ और इसलिए इस देश के लोगों ने गली गली, गांव गांव, घर घर विदेशी माल का बहिष्कार और स्वदेशी माल का स्वीकार, ये मंत्र गुंजायमान किया। और ये आंदोलन इतना जबरदस्त निकला, मैंने बताया ना आपको, 1905 में शुरू हुआ, 1911 तक आते आते हिंदुस्तान में अंग्रेजी माल बिकना बंद हो गया, अंग्रेजों का कपड़ा बिकना बंद हो गया, अंग्रेजों की चीनी बिकना बंद हो गई, अंग्रेजों का ब्लेड बिकना बंद हो गया, अंग्रेजों का नील बिकना बंद हो गया, उनका सारा माल बिकना बंद हो गया। तो वो परेशान हो गए और परेशान होने के बाद फिर भारत के नेताओं से उन्होंने बातचीत करने की कोशिश की। एक बार भारत के नेताओं को झांसा दिया, आप जैसा कहेंगे हम वैसा करेंगे, लेकिन आप बहिष्कार मत करवाइए। तो विपिन चंद्र पाल, लाला लाजपत राय ने कहा आप पर भरोसा नहीं, अंग्रेजों पर भरोसा नहीं। लाला लाजपत राय कहा करते थे कि दुनिया में किसी भी जाति पर भरोसा किया जा सकता है, अंग्रेज जाति पर तो बिल्कुल भरोसा नहीं कर सकते। तो इन क्रांतिकारियों ने आंदोलन आगे बढ़ाया, आगे चलाया, अंग्रेजों में कमजोरी आती गई, मुनाफा मिलना बंद हो गया और जहां जहां अंग्रेज टैक्स लगाते थे लोगों ने टैक्स देना बंद कर दिया। अंग्रेज टैक्स लगाते थे ना, लोग कहते थे टैक्स भरेंगे नहीं, तुमको जो करना है कर लो। तो अंग्रेज क्या करते थे? जेलों में डाल देते थे। तो लोग कहते थे चलो हम जेल में रहेंगे। तो शुरू में तो क्या हुआ कि कुछ लोग जेल में गए, बाद में जेल भर गई, रहने को जगह नहीं मिली, तो अंग्रेज भी परेशान हो गए कि अब कहां लाएं इनको। दिल्ली की जेल थी सेंट्रल जेल, उसमें ज्यादा से ज्यादा उस जमाने में 10 से 11 हजार कैदी रह सकते थे और दिल्ली में 60 हजार से व्यापारियों ने टैक्स देना बंद कर दिया अंग्रेजों को, देंगे ही नहीं, तुमको जेल में डालना डाल दो। उस जमाने में हिंदुस्तान के लोगों का डर निकल गया था जेल जाने से। भारत के लोग डरना बंद कर दिए, जेल जाएंगे चले जाएंगे, टैक्स नहीं देंगे अंग्रेजों, जेल जाना पड़ेगा जाएंगे, उनका सामान नहीं खरीदेंगे। किसानों ने टैक्स देना बंद कर दिया, जो लगान लगता था ना 90% वो बंद कर दिया। व्यापारियों ने टैक्स देना बंद कर दिया और व्यापारियों ने अंग्रेजों का माल बेचना बंद कर दिया, ग्राहकों ने खरीदना बंद कर दिया। तो सब तरफ से मार पड़ी कि नहीं अंग्रेजों पर। और उसी समय क्या हुआ? उसी समय 1914 में प्रथम विश्व युद्ध हो गया, तो अंग्रेजों को और मार पड़ी। उस विश्व युद्ध में उनका बहुत खर्चा हुआ, इधर से आमदनी कम हो गई, उधर युद्ध का खर्चा बढ़ गया, तो इंग्लैंड कर्जदार देश हो गया। तो फिर धीरे धीरे कमजोरी बढ़ती गई। फिर हिंदुस्तान में क्या हुआ? लोकमान्य तिलक की मृत्यु हो गई क्योंकि उनको बीमारी हो गई। उस जमाने में लोकमान्य तिलक गांव गांव जाके भाषण दिया करते थे, तो भाषण देने के लिए माइक नहीं होता था, अकेले गला फाड़ फाड़ के बोलना पड़ता था। आपको मालूम है बोलने में बहुत ऊर्जा खर्च होती है। पूरा गला खराब हो गया था लोकमान्य तिलक का, फेफड़े गल गए थे, टीबी हो गई उनको और 1920 में उनकी मृत्यु हो गई। इसी तरह लाला लाजपत राय को अंग्रेजों ने देश निकाला दे दिया, भारत से भगा दिया। उनके ऊपर मुकदमेबाजी इतनी की कि उनको देश से निकल के जाना पड़ा।
लेकिन भगवान ने फिर क्या किया, लोकमान्य तिलक, लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र पाल का जो लीडरशिप था ये टूट गया। उसी समय गांधी जी आ गए और ये जो इनके एक कार्यकर्ता थे 1,24,00,000, गांधी जी ने इन्हीं कार्यकर्ताओं को अपने साथ लिया और उससे भी बड़ा स्वदेशी आंदोलन शुरू कर दिया। गांधी जी ने एक कदम आगे बढ़ के क्या किया कि हम विदेशी कपड़े की तो होली जलाएंगे, खुद अपने हाथ से चरखा काटकर सूती खादी कपड़ा बनाएंगे और वही पहनेंगे। लाल बाल पाल के जमाने में स्वदेशी आंदोलन का उद्देश्य था विदेशी कपड़े की होली जलाना। गांधी जी के आने के बाद उद्देश्य हुआ विदेशी कपड़े की तो होली जलाना, अपना स्वदेशी कपड़ा खुद बनाना और खुद पहनना। तो गांव गांव गांधी जी ने चरखा चलवाया और लाखों कार्यकर्ता उसमें जुड़ गए चरखा चलाने में। खादी बनना शुरू हुई तो लोगों ने अंग्रेजी कपड़ा छोड़कर खादी खरीदना शुरू किया और अंग्रेजों को फिर पैसा मिलना बंद हुआ। पहले अंग्रेज क्या करते थे, सारा कच्चा माल यहां से कॉटन ले जाते थे लंदन और फिर कपड़ा बनता था, फिर यहां आके बिकता था। जब खादी यहीं बनने लगी तो कॉटन लंदन जाना बंद हो गया, तो लंकाशायर और मैनचेस्टर की मिलें बंद हो गई। गांधी जी के आने के बाद ऐसा जबरदस्त पूरे देश में आंदोलन चला कि इंग्लैंड की कपड़ा मिलें बंद हो गई, क्योंकि उनको कॉटन मिलना बंद हो गया, क्योंकि उस कॉटन से यहीं खादी बनने लगी। फिर गांधी जी के प्रभाव में कुछ लोग आए। एक बड़े नेता थे इस देश में, सॉरी नेता नहीं, उद्योगपति, जमशेदजी टाटा, उनकी गांधी जी से मुलाकात हो गई। तो गांधी जी ने उनको समझाया कि आपके पास पैसा है, पूंजी है। एक जमाने में भारत लोहा बनाता था, सारी दुनिया को बेचता था, 3000 साल हम एक्सपोर्ट करते थे। आप फिर लोहा बनाना शुरू करिए, क्योंकि उस समय लोहे का कच्चा माल लंदन जाता था, लोहा बन के आता था। तो गांधी जी ने कहा लोहा नहीं, यहीं बनना चाहिए। तो जमशेदजी टाटा ने 1911 में कारखाना खड़ा कर दिया फिर से इस देश में लोहा बनाने का। आपको मालूम है जमशेदपुर झारखंड में, ये उसी 1911 में खड़ा किया है। स्वदेशी आंदोलन की ताकत पर खड़ा हुआ ये पूरा जमशेदपुर। बंगाल के एक बड़े व्यक्ति हुआ करते थे जो वैज्ञानिक थे और उद्योगपति थे, उनका नाम था वीसी राय, विधान चंद राय। वो गांधी जी से प्रभावित हुए और उन्होंने एक बहुत बड़ी कंपनी खड़ी कर दी जिसका नाम है बंगाल केमिकल्स। उस जमाने में केमिकल की सारी चीजें इंग्लैंड से आती थी। उन्होंने कहा इंग्लैंड से क्यों खरीदेंगे, हम खुद बनाएंगे। तो बंगाल केमिकल्स नाम की बहुत बड़ी स्वदेशी कंपनी खड़ी हुई, टाटा स्टील नाम की बड़ी स्वदेशी कंपनी खड़ी हुई। ऐसे धीरे धीरे सैकड़ों भारत की स्वदेशी कंपनियां खड़ी होती गईं। अंग्रेजों का माल बिकना धीरे धीरे बंद होता गया। बाद में कहानी आई 1930 में नमक सत्याग्रह हुआ, उसमें अंग्रेजों की और ज्यादा कमर टूटी। फिर 1942 में भारत छोड़ो हो गया, उसमें तो अंग्रेज पूरी तरह से खत्म हो गए, क्योंकि 1942 में दूसरा विश्व युद्ध चल रहा था, उसमें अंग्रेजों की बुरी तरह से मार कर रहा था हिटलर। तो हिटलर ने इतना पीटा अंग्रेजों को कि इनके सारे पैर उखड़ गए। फिर 1942 में अंग्रेजों ने तय कर लिया कि हम भारत छोड़कर चले जाएंगे, अब यहां हम रह नहीं पाएंगे, क्योंकि जब उनका माल नहीं बिकेगा तो यहां रह के करेंगे क्या। तो ये स्वदेशी आंदोलन की ताकत ने 1942 में अंग्रेजों को मजबूर कर दिया और 1947 में अंग्रेज 15 अगस्त को भारत छोड़कर भाग गए। ये कहानी स्वदेशी आंदोलन की। तो इस कहानी को इतने विस्तार से मैंने क्यों सुनाया, ताकि आप इस कहानी को दूसरों को सुना सकें। हम जब लोगों से कहेंगे ना स्वदेशी की बात करेंगे, स्वदेशी का आग्रह करेंगे, तो लोग पूछेंगे भाई क्यों, तो उनसे कहो कि ये स्वदेशी आंदोलन हमारी आजादी का आधार है, हमारी स्वतंत्रता का आधार है, हमारे क्रांतिकारियों का बीज मंत्र है। इसी स्वदेशी की ताकत पर हमने देश की आजादी पाई है, इसलिए स्वदेशी का आग्रह हमारे जीवन में होगा। अब ये तो हो गई कहानी आजादी के पहले की। अब थोड़ी बाद की कहानी बता। आजादी आ गई, देश में हमारी सरकार बन गई, पंडित जवाहरलाल नेहरू देश के प्रधानमंत्री बन गए। जब वो प्रधानमंत्री बने तो कैबिनेट की बैठक हुई, उसमें ये बात आई कि भाई देश का विकास करना है तो क्या करें। देश का विकास करना है ना, अपने रास्ते पे अपने तरीके से चलाना है, स्वदेशी बनाना, स्वावलंबी बनाना है, तो क्या करें। तो देश में उद्योग धंधे होने चाहिए कि नहीं। बेकारी कम हो, गरीबी कम हो, तो उद्योग धंधे हो, अपना माल हम खुद बनाएं, दूसरों के सामने हाथ ना फैलाएं, पूरा उत्पादन होना चाहिए। तो उद्योग धंधों के लिए पैसे चाहिए। खजाना देखा तो खाली था, पैसे थे ही नहीं। क्यों, अंग्रेजों ने लूट लिया सारा। और जो थोड़ा बच गया था पैसा, वो पाकिस्तान के बंटवारे में देना पड़ा।
आपको मालूम है 55 करोड़ रुपया थोड़ा बच गया था हमारे पास, वो पाकिस्तान का बंटवारा हुआ तो अंग्रेजों ने ऐसा समझौता करवाया कि वो 55 करोड़ पाकिस्तान को देना पड़ा, तो अपने खजाने में कुछ था नहीं। अब सरकार के सामने समस्या क्या आई कि उद्योग लगाना है, व्यापार करना है, पैसे हैं नहीं, तो क्या करें, तो कहीं से पैसे लाओ। तो वहां फिर एक दूसरी गलती हुई। दूसरी गलती क्या हुई कि अगर पैसे नहीं है और पैसे लाने हैं तो रास्ता यह अपनाना चाहिए कि पैसे अपने यहां पैदा करो, पूंजी का उत्पादन करो। पूंजी का उत्पादन कहां होता है? खेती से। आप जानते हैं पूंजी जो है ना, कैपिटल, वो खेत में से पैदा होती है, कारखाने में से नहीं। वो कैसे होती है? हम खेत में एक बीज डालते हैं गेहूं का, तो उसका बाल बनता है ना, पौधा बनता है, पक जाता है, फिर काटते हैं तो कितने गेहूं के दाने निकलते हैं? 60, 70, 80 इतने ही निकलते हैं ना। एक दाना डाला 60 पैदा हो गए, एक दाना डाला 70 हो गए, एक दाना डाला 80 हो गए। तो दाना तो हमने एक डाला और पैदा हो गए 80 दाने, तो जो 79 दाने ज्यादा हुए वो पूंजी बन गई हमारी। खर्चा किया एक दाने का, पैदा हो गए 80 दाने। कई कई जगह तो भारत में गेहूं के ऐसे बीज हैं जहां एक बीज डालो तो 125 गेहूं के दाने निकलते हैं बाल में। एक मैंने देखा मध्य प्रदेश में, एक बीज डालो तो 150 दाने निकलते हैं, एक बाल में 3 बाल निकलती है। तो पूंजी पैदा होती है धरती में से। धरती माता है जो खेती में इतना उत्पादन देती है, उसमें से पूंजी पैदा होती है। तो क्या करना चाहिए था उस समय जब भारत सरकार के सामने ये समस्या आई कि कारखाने लगाने, उद्योग करना, व्यापार करना, पैसे की जरूरत है, तो खेतों की तरफ ध्यान देना चाहिए था, किसानों को सुविधाएं देनी चाहिए थी, किसानों को बढ़ावा देना चाहिए था। किसान पूंजी पैदा करके देते और उस पूंजी से हम देश का विकास करते। लेकिन हमारे नेताओं ने गलती कर दी। गलती क्या कर दी? किसानों की तरफ ध्यान नहीं दिया, खेतों की तरफ ध्यान नहीं दिया, पूंजी के लिए विदेशों से कर्ज मांगना शुरू कर दिया। जिस हिंदुस्तान ने अपने इतिहास में कभी किसी देश से कर्ज नहीं लिया था, उस हिंदुस्तान ने आजादी के बाद 1952 में पहली बार दुनिया से कर्ज मांगा। आपको यह सुनकर बहुत दुख होगा कि 1947 तक हम दुनिया में ऐसे देश थे जिसके ऊपर कर्जे का 1 रुपया नहीं था। फिर 1952 में हमारी सरकार ने विदेशी कर्ज लेना शुरू कर दिया। कर्ज लेना शुरू कर दिया तो कर्ज देने वालों ने अपनी शर्तें हमारे ऊपर लगाना शुरू कर दिया। आप किसी से भी कर्ज लेंगे तो फोकट में तो नहीं देगा वो। आप बैंक से कर्ज मांगने जाते हैं ना, तो बैंक अपनी शर्त बताता है कि नहीं? ऐसे ही हमने विश्व बैंक से कर्ज मांगा, विश्व बैंक ने अपनी शर्त बताना शुरू किया। और उनकी शर्तें क्या थी? उनकी शर्तें ये थी कि जिस मुद्रा में भारत हमसे कर्ज लेगा उसकी कीमत बढ़नी चाहिए। मतलब भारत कर्ज लेगा अगर डॉलर में, तो डॉलर की कीमत बढ़नी चाहिए। भारत कर्ज लेगा अगर स्टर्लिंग पाउंड में, तो स्टर्लिंग पाउंड की कीमत बढ़नी चाहिए। भारत अगर कर्ज लेगा फ्रेंच में, फ्रैंक में, फ्रांस की करेंसी फ्रैंक, तो उसकी कीमत। तो जो भी विदेशी मुद्राओं में हमने कर्ज लेना शुरू किया, उन मुद्राओं की कीमत बढ़ती गई। और उस कीमत को बढ़ाने के लिए भारत की सरकार ने अपने रुपए की कीमत को गिराना शुरू कर दिया। 1952 में रुपए की कीमत गिरी। 1947 15 अगस्त को 1 रुपया 1 डॉलर के बराबर था, 1 रुपया 1 स्टर्लिंग पाउंड के बराबर था, 1 रुपया 1 फ्रेंच फ्रैंक के बराबर था। लेकिन 1952 आते आते 7 रुपया डॉलर हो गया। फिर हमने दोबारा 1957 में कर्ज लिया, फिर 1962 में लिया, फिर 1967 में लिया, फिर 1972 में लिया, फिर 1977 में लिया, फिर 1982 में लिया। और 1982 के बाद हर साल कर्ज लेना शुरू कर दिया। पहले 5-5 साल में एक बार कर्ज लेते थे। फिर 1982 के बाद हर साल 1983, 1984, 1985 हर साल कर्ज लेना शुरू किया। और कई कई प्रधानमंत्री तो ऐसे आए महानुभाव इस देश में, जिन्होंने पुराने कर्जे का ब्याज देने के लिए नया कर्ज ले लिया। ऐसे भी प्रधानमंत्री आए। उन्होंने कर्जों के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए।
परिणाम क्या हुआ? कर्ज बढ़ता गया। और 1991 से इस देश में एक नीति चल पड़ी जिसका नाम आप जानते हैं, उदारीकरण। अंग्रेजी में कहते हैं उसको लिबरलाइजेशन, हिंदी में उदारीकरण। फिर एक नीति है वैश्वीकरण, ग्लोबलाइजेशन। मैंने इस नीति का नाम बदल के रखा है उधारीकरण। कर्ज लेना, उधार लेना, कर्ज लेना, उधार लेना, कर्ज लेना, उधार लेना। जितने प्रधानमंत्री आए सबने अंधाधुंध कर्ज लिया, तो बढ़ते 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 अब कर्ज बहुत अधिक हो गया। और इन सरकारों ने क्या किया? विदेशी कर्ज लिया, देश के अंदर से भी कर्ज लिया, दोनों तरफ से कर्ज ले लेके विकास करने की नींव डाल दी। सबसे खराब काम हुआ कर्ज लेकर विकास करना। हमारे भारत की परंपरा क्या है? जितनी लंबी चादर उतने लंबे पांव, ये भारत की परंपरा है। अगर हमारे पास कम पैसे हैं तो कम पैसे में ही काम चलाओ, कर्जा लेके मत आओ, ये भारत की परंपरा। लेकिन सरकारों ने इसका उल्टा कर दिया। उन्होंने कहा कि चादर अगर बड़ी नहीं है तो उधार की चादर ले आओ। तो कर्ज ले लेके देश के ऊपर इस समय लगभग 18 लाख करोड़ रुपए का तो विदेशी कर्ज हो गया, केंद्र सरकार और राज्य सरकारों पर। और लगभग 18 लाख करोड़ का ही देशी कर्ज हो गया। माने इस समय देश 36 लाख करोड़ के कर्जे में दबा हुआ है। अगर आप हिसाब निकालेंगे तो एक एक हिंदुस्तानी 36,000 रुपए का कर्जदार है। ये स्थिति हो गई। अब इसमें परेशानी क्या आई कि हमने जहां विदेशों से कर्ज लिया, अमेरिका से, जापान से, जर्मनी से, फ्रांस से, स्वीडन से, स्विट्जरलैंड से, उन देशों ने हमारे ऊपर शर्तें लगाई। तो पहली शर्त तो मैंने बताई, रुपए की कीमत गिराओ और जिस मुद्रा में कर्ज ले रहे हो उसकी कीमत बढ़ाओ। तो डॉलर की कीमत बढ़ते बढ़ते कहां तक आई? $1 1 रुपया था 1947 में, अब हो गया है 50 रुपया $1। माने रुपए की कीमत 50 गुनी कम हो गई। 1947 में 1 रुपया 1 स्टर्लिंग पाउंड था, अब हो गया है 80 रुपया 1 स्टर्लिंग पाउंड। एक करेंसी आई है दुनिया में जिसका नाम है यूरो डॉलर। 1 यूरो डॉलर 56 रुपया हो गया। हर एक दुनिया की करेंसी की तुलना में भारत के रुपए की कीमत गिर गई। हमारे ऊपर शर्त लगी तो हमने वो शर्त मानी। दूसरी शर्त हमारे ऊपर क्या आ गई कि जो जो देश से हम कर्ज लेंगे उन्हीं देशों की कंपनियों को भारत में व्यापार करने के लिए बुलाना पड़ेगा। अगर हम अमेरिका से कर्ज लेंगे तो अमेरिका की कंपनियां भारत में आएंगी, व्यापार करेंगी, उनको लाइसेंस देना ही पड़ेगा। अगर जापान से कर्ज लेंगे तो जापान की कंपनियां आएंगी, उनको लाइसेंस देना पड़ेगा। जर्मनी से कर्ज लेंगे तो वहां की कंपनियां आएंगी, उनको लाइसेंस देना पड़ेगा। तो भारत की सरकार ने 24 देशों से कर्ज ले रखा है, तो 24 देशों की 5000 कंपनियां घुस गई हमारे देश में धंधा करने के लिए। अब दुख और तकलीफ की बात क्या है कि हमने एक ईस्ट इंडिया कंपनी को 100 साल की मेहनत करके मार के भगाया था और उसको भगाने में लाखों शहीदों की कुर्बानी देनी पड़ी थी। करोड़ों हिंदुस्तानियों को अपनी मां, बहन, बेटियों का बेइज्जती सहन करना पड़ा था एक कंपनी को भगाने में। लेकिन अब आजादी के बाद ऐसे चक्कर में देश फंस गया कि 5000 से ज्यादा विदेशी कंपनियां फिर आ गई। अब इन कंपनियों के आने से फिर नुकसान हो रहा है। पहले ईस्ट इंडिया कंपनी आई, वो माल बेच के मुनाफा कमाती थी, ऐसे ये 5000 कंपनियां माल बेच के मुनाफा कमाती, और नुकसान दोहरा हो रहा है। हमारा एक नुकसान तो ये हो रहा, रुपए की कीमत जैसे जैसे गिर रही है ना, बहुत नुकसान होता है इससे देश को। आप समझते हैं कैसे नुकसान होता है? 1947 में अगर हम 1 रुपए का माल अमेरिका को बेचते थे तो हमको $1 मिलता था। अब 2009 में हमको 50 रुपए का माल बेचना पड़ता है, तब $1 मिलता है। माने माल हमारा 50 गुना ज्यादा जाता है, डॉलर हमारे पास 1 ही आता है। सोचो कितना बड़ा नुकसान है देश का। एक उदाहरण से समझाता हूं, ये आप सबको समझाइएगा। रुपए की कीमत जब गिरती है तो नुकसान क्या होता है। हम हिंदुस्तान से कच्चा लोहा बेचते हैं दूसरे देशों को। तो जब हम आजाद हुए ना,
हमने कच्चा लोहा पहली बार जब बेचा दूसरे देशों को तो उसकी कीमत थी 7 रुपया किलो आयरन ओर। अब क्या हुआ, रुपए की कीमत गिरती गई, तो वही कच्चा लोहा अब हम दुनिया के देशों को बेचते हैं तो उसकी कीमत है 15 पैसा किलो। हमारा जो माल दुनिया में बिकता था ना 7 रुपए किलो, अब बिकता है 15 पैसा किलो। आप सोचो 1 किलो कच्चा लोहा बेचने पर 6 रुपए 85 पैसे का नुकसान होता है। और एक साल में कर्नाटक राज्य अकेला 2 करोड़ मीट्रिक टन कच्चा लोहा बेचता है, 14,000 करोड़ रुपए का नुकसान होता है। फिर महाराष्ट्र राज्य बेचता है, उसको नुकसान होता है। फिर झारखंड बेचता है, उसको नुकसान होता है। फिर उड़ीसा बेचता है, तो हिंदुस्तान को हर साल 60 से 70,000 करोड़ का नुकसान तो कच्चा लोहा बेचने से हो रहा है, क्योंकि रुपए की कीमत कम है, डॉलर की कीमत ज्यादा है। और एक उदाहरण से समझाता हूं, आप इसको ऐसे समझ लो, अगर आप बासमती चावल खाना चाहो अपने घर में तो क्या भाव मिलेगा? 50 रुपए किलो मिलेगा। जो चावल आप खाओगे 50 रुपए किलो, रुपए की कीमत कम होने से वो चावल दुनिया के देशों को बेचा जाएगा 1 रुपए किलो। जो चीज आपको मिलेगी 50 रुपए किलो, दूसरे देश उसको खरीदेंगे हमसे 1 रुपए किलो। ये है नुकसान। हिंदुस्तान में आम होता है ना, सबसे अच्छी क्वालिटी का आम है अल्फेंजो, सुना है? महाराष्ट्र वाले जानते होंगे। और एक है रत्नागिरी, एक है हापुस, एक है केसर, गुजरात में जो होता है काफी। तो ये सबसे अच्छी क्वालिटी के आम हैं। इनको छूना तो दूर की बात है, देखना हो तो कीमत सुन के कपकपी आ जाती है। 12 आम 500 रुपए का है, 500 रुपए डजन का। तो आप खरीदोगे तो आपको वो आम मिल रहा है 500 रुपए में 12। वही आम हिंदुस्तान से एक्सपोर्ट हो रहा है 40-50 रुपए में 12, क्योंकि रुपए की कीमत कम है, डॉलर की कीमत ज्यादा है। आप बादाम, काजू, किशमिश, मुनक्का खरीद के खाते हो ना 300-400 रुपए किलो, ये चीजें विदेशों को एक्सपोर्ट हो जाती हैं 60-70 रुपए किलो। कारण रुपए की कीमत कम है, डॉलर की कीमत ज्यादा। तो होता क्या है, हमारी हर चीज दूसरे देश में सस्ती बिकती है, और इसका उल्टा क्या होता है, दूसरे देशों से हम कुछ भी खरीदें तो वो महंगा पड़ता है, बहुत महंगा पड़ता है। डीजल खरीदें, पेट्रोल खरीदें, केरोसिन खरीदें, एलपीजी खरीदें, ये बहुत महंगा पड़ता है। तो जो बेच रहे हैं वो 50 गुना सस्ता है, जो खरीद रहे हैं वो 50 गुना महंगा है। अगर दोनों को एक साथ जोड़ दो तो 100 गुने का नुकसान पूरे देश को हो रहा है, लाखों करोड़ों रुपए का नुकसान हो रहा है। और दूसरा नुकसान क्या हो रहा है, जिन जिन देशों से हमने कर्ज लिया उन देशों की कंपनियां आ गई व्यापार करने के लिए। अमेरिका से कर्ज लिया तो अमेरिका की कंपनियां आ गई, पेप्सी कोला, कोका कोला, कॉलगेट पामोलिव, प्रॉक्टर एंड गैम्बल, रैकेट एंड कोलमैन, जॉनसन एंड जॉनसन आदि आदि कंपनियां आ गई। ब्रिटेन से कर्ज लिया तो वहां की आ गई, जर्मनी से लिया तो वहां की आ गई। इन देशों की कंपनियों ने ऐसा व्यापार फैलाया है पूरे देश में, लाखों करोड़ों लूट के ले जा रहे हैं। कैसी लूट कर रही हैं ये कंपनियां, कुछ नाम लेके बताता हूं। हमारे देश में एक कंपनी है कनाडा की, उसका नाम है बाटा, सुना है? बाटा जूता बेचती है। ये अमेरिका की, कनाडा की कंपनी है, भारत की नहीं। नाम लिखा हुआ है बाटा इंडिया लिमिटेड, तो आपको भ्रम हो जाएगा कि ये इंडिया की कंपनी है। नहीं, वो कनाडा की कंपनी, जूते बेचती है। जूते कैसे बेचती है, वो जूते बनवाते हैं, बनाते नहीं है। बाटा की फैक्ट्रियां नहीं है इस देश में जूते बनाने की, फैक्ट्रियां तो हमारे अपने देश की हैं जूते बनाने की। आगरा में, कानपुर में, कलकत्ते में। देखिए, आगरा तो जूते की सबसे बड़ी मंडी है, कानपुर जूते चप्पल की सबसे बड़ी। तो जूते तो अपने ही लोग बनाते हैं, ये बाटा कंपनी उनसे खरीद लेती है 100 रुपए में, 150 रुपए में। और ये कंपनी क्या करती है, उस पर मोहर लगाती है 699 रुपए 95 पैसे, 799 रुपए 95 पैसे, 999 रुपए 95 पैसे। आप कभी खरीदने जाओगे तो आपको लगेगा बड़े ईमानदार हैं, ये तो 95 पैसे लेते हैं, पूरा 1 रुपया भी नहीं ले रहे। और इतने बेईमान हैं, 100 रुपए का जूता उस पर मोहर लग गई 699 रुपए 95 पैसे।
तो लूट कितनी हो गई? जूता तो 100 रुपए का है और बेच दिया उन्होंने 699-95 का, माने 700 रुपए में 600 रुपए लूट लिया एक जोड़े जूते पे। तो चप्पल बेचते हैं, जूते बेचते हैं। और ये कंपनी 70 लाख रुपए से इसने व्यापार शुरू किया था हिंदुस्तान में, मात्र 70 लाख रुपए से। और आज ये कंपनी करोड़ों करोड़ों रुपए लूट रही है इस देश में, करोड़ों। एक साल की बैलेंस शीट ही इनकी बताती है 280 करोड़ रुपए नेट प्रॉफिट की। ऐसे लूटते हैं। ऐसे ही हमारे देश में एक कंपनी है यूनिलीवर, इसने नाम बदल दिया, हिंदुस्तान लीवर रख लिया। ये बहुत बेईमान कंपनी है, जिस देश में जाती है उसी देश का नाम अपने साथ लगा लेती है। भारत में इसका नाम है हिंदुस्तान लीवर, पाकिस्तान में उसका नाम है पाकिस्तान लीवर, इंडोनेशिया में उसका नाम है इंडोनेशिया लीवर। ये मूलतः ब्रिटेन और हॉलैंड के व्यापारियों की कंपनी भारत में घुस गई, धंधा शुरू किया। और इस कंपनी ने धंधा शुरू किया मात्र 24 लाख रुपए से, मात्र 24 लाख रुपए से। और आज ये कंपनी एक साल में 2000 करोड़ रुपए लूट कर ले जा रही है। 2000 करोड़ एक साल, 24 लाख से धंधा शुरू किया। ऐसी एक अमेरिका की कंपनी है हमारे देश में, उसका नाम है कॉलगेट पामोलिव, जानते हैं आप, टूथपेस्ट बेचती है। उसने हिंदुस्तान में 15 लाख रुपए से धंधा शुरू किया, मात्र 15 लाख से। और आज लगभग 300 करोड़ रुपए के आसपास वो लूट के ले जा रहे हैं। और ऐसे ही मैं बताता जाऊं तो 5000 कंपनियां हैं। 2-4 मैंने आपको बताया। बहुत जल्दी इस विषय पर एक पुस्तक छप रही है जो आपको मिलेगी, उसमें सारा डिटेल है। तो ऐसी ये सारी कंपनियां हिंदुस्तान में थोड़ी थोड़ी पूंजी से धंधा शुरू करके हजारों करोड़ रुपए कमा रहे हैं। एक साल में हिंदुस्तान से ये सारी कंपनियां जो 5000 हैं, कोई जूता बेच रही है, कोई साबुन बेच रही है, कोई मंजन बेच रही है। जैसे कॉलगेट पामोलिव टूथपेस्ट और टूथ पाउडर बेचती है, बाटा जूता बेचती है, हिंदुस्तान लीवर, लक्स लाइफ बॉय, लिरिल रेक्सोना ये साबुन बेचती है, नहाने का, कपड़ा धोने का। ऐसे ही जॉनसन एंड जॉनसन है, वो कुछ दवाएं बेचती है। पार्क डेविस है, वो दवाएं बेचती है। तो दवाएं बेचने वाली, कॉस्मेटिक्स बेचने वाली, टॉयलेटरीज के आइटम बेचने वाली 5000 से ज्यादा कंपनियां हैं। और एक साल में इस देश का 2,32,000 करोड़ रुपए लूटती हैं कुल मिला के। 2,32,000 करोड़। मुझे तकलीफ इस बात की है कि पहले अंग्रेज हमको लूटते थे तो डकैती करते थे, घर में घुसते थे, मारामारी करते थे, बंदूक चलाते थे, तलवार चलाते थे और लूट के ले जाते थे। अब ये कंपनियां दूसरे तरह की डकैती करती है। ये बंदूक नहीं चलाती, तलवार नहीं चलाती, ये आपका दिमाग खराब करके लूट के ले जाती। और हम खुशी से लुटवाते हैं इनसे अपने आप। पहले मजबूरी में लुटते थे, अब मजे में लुट रहे हैं। कैसे? इन कंपनियों ने हिंदुस्तानियों की एक कमजोरी पकड़ ली है। हमारी एक बड़ी भारी कमजोरी है। वो पता है कमजोरी क्या है? अगर कोई हमको बार बार झूठ बोलता रहे, हम थोड़े दिन में उसको सच मानने लगते। ये हमारी बहुत बड़ी कमजोरी है। ये विदेशी कंपनी वाले क्या करते हैं? टीवी पे विज्ञापन दिखाते हैं, सवेरे से शाम तक विज्ञापन दिखाते हैं। 1 बार, 2 बार, 10 बार, 20 बार, 50 बार, 100 बार, 200 बार, 1000 बार, बार। और आप देख देख के इतने पागल हो जाते हैं कि चुपचाप वो चीज खरीद के ले आते हैं बिना सोचे समझे। और विज्ञापन कैसे आता है? आप टीवी का चैनल खोलो तो सबसे पहले विज्ञापन देखना पड़ेगा। कोई भी चैनल खोल लो, आपको अगर समाचार देखना है, आज तक खोल लो, स्टार न्यूज खोल लो, जी न्यूज खोल लो, कोई भी न्यूज खोल लो। होता क्या है? न्यूज आती है 2 मिनट, विज्ञापन आता है 3 मिनट। 2 मिनट न्यूज, 3 मिनट विज्ञापन, 2 मिनट न्यूज, 3 मिनट विज्ञापन, 2 मिनट न्यूज, 3 मिनट विज्ञापन, 2 मिनट न्यूज, 3 मिनट। अब होता अंत में पता है क्या है? न्यूज तो भूल जाती है, विज्ञापन याद हो जाता है। क्योंकि न्यूज तो बदलती रहती है ना, हर 2 घंटे 3 घंटे में तो भूल गए। विज्ञापन सबको याद हो गया, परमानेंट याद हो गया।
मैं बहुत लोगों से पूछता रहता हूं जो रोज न्यूज देखते हैं कि भाई कल क्या समाचार देखा, तो कहते हैं याद नहीं। फिर उनसे पूछो विज्ञापन क्या देखा, तो वो याद है, ठंडा मतलब कोका कोला, तुरंत याद आ जाता है विज्ञापन, क्योंकि दिमाग में घुस गया बार 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 बार। तो हम हिंदुस्तानी क्या करते हैं, इनका विज्ञापन देख देख के माल खरीद लेते हैं, और विज्ञापन इस तरह से बनाते हैं जिसमें लोगों का विवेक शून्य हो जाता है। एक विज्ञापन है, विदेशी कंपनी है, लाइफ बॉय साबुन बेचती है। क्या विज्ञापन आता है, लाइफ बॉय है जहां, अच्छा अब आप सोचो कि लाइफ बॉय है जहां तंदुरुस्ती है वहां, इसका माने तंदुरुस्ती लाइफ बॉय से आ रही है, तो रोटी पानी क्यों कर रहे हो भाई, खाना क्यों खा रहे हो, लाइफ बॉय लगाओ, रगड़ रगड़ के नहाओ, तंदुरुस्ती आती रहेगी। और आप बताओ तंदुरुस्ती का साबुन लाइफ बॉय हो सकता है? तंदुरुस्ती का आधार दूध हो सकता है, दही हो सकता है, सब्जियां हो सकती हैं, चावल हो सकता है, आटा हो सकता है, गेहूं हो सकता है, लाइफ बॉय कब से हुआ? अब अकल की बात तो यही है ना, साबुन तंदुरुस्ती का आधार नहीं होता, लेकिन हम जबरदस्ती लाइफ बॉय खरीदते हैं। एक जमाना था कि कोई लाइफ बॉय नहीं खरीदता था, आज इस कंपनी का 7 करोड़ लाइफ बॉय साल में बिक जाता है, और लोग रगड़ रगड़ के नहाते हैं इस उम्मीद में कि आज तंदुरुस्त हो जाएंगे, कल हो जाएंगे, परसों हो जाएंगे, 20 दिन बाद हो जाएंगे। और कैसे मूर्ख बनाती है ये कंपनी, वो विज्ञापन में कहते हैं लाइफ बॉय मैल में छुपे कीटाणुओं को धो डालता है। मैल को नहीं धोता, मैल में छुपे हुए कीटाणुओं को धोता है, और कीटाणुओं को मारता नहीं है, धोता है। सुना है ना ध्यान से, लाइफ बॉय मैल में छुपे कीटाणुओं को धो डालता है, तो मारता नहीं है, धोता है। इसका माने कीटाणुओं को धो पहुंचकर और तंदुरुस्त बना देता है। अब ये मूर्खता है कि नहीं? इस मूर्खता में सारा देश परेशान है। और सारा देश क्या परेशान है? लाइफ बॉय खरीद रहे हैं, पैसे हिंदुस्तान लीवर विदेशी कंपनी को दे रहे हैं। और कितने पैसे दे रहे हैं? लाइफ बॉय आता है 10 रुपए का, कभी कभी आता है 12 रुपए का। लाइफ बॉय दुनिया का सबसे घटिया साबुन है, आपको मालूम है? आप पूछोगे कैसे? दुनिया में 3 तरह के साबुन होते हैं। एक होते हैं बाथ सोप। बाथ सोप का माने नहाने का साबुन, स्नान करने का साबुन। एक होते हैं टॉयलेट सोप। टॉयलेट सोप माने हाथ धोने का साबुन, संडास घर में से निकले तो हाथ धोने का साबुन टॉयलेट सोप। और एक होता है कार्बोलिक सोप। कार्बोलिक सोप का माने है जानवरों को नहलाने का साबुन। लाइफ बॉय कार्बोलिक सोप है। ये वो खुद कहते हैं, कंपनी वाले कहते हैं, मैं नहीं कहता। कंपनी डिक्लेयर करती है कि ये बाथ सोप नहीं है, टॉयलेट सोप नहीं है, ये कार्बोलिक सोप है। और यूरोप के देश में लाइफ बॉय से कुत्ते नहाते हैं, बिल्लियां नहाती हैं, गधे नहाते हैं। और उस लाइफ बॉय से हिंदुस्तान के 7 करोड़ लोग रगड़ रगड़ के नहाते हैं। ऐसा दिमाग खराब हमारा हुआ ये विज्ञापन देख। और ये जो कार्बोलिक सोप है ना, ये बनता कैसे है इसको भी जान लो। बाथ सोप बनाते हैं, ये हिंदुस्तान लीवर का बाथ सोप है, जैसे लक्स, जैसे लिरिल, जैसे रेक्सोना। इसी का एक साबुन है पियर्स, तो वो सब बाथ सोप हैं। उसको बनाने के बाद ये कुछ और साबुन बनाते हैं, जैसे रिन, उसी का है, जैसे सर्फ। तो कपड़ा धोने का साबुन बनाया, नहाने का साबुन बनाया। उन दोनों को बनाने के बाद जो कचरा बच गया उससे कार्बोलिक सोप बनाया लाइफ बॉय। और वो सबसे ज्यादा बिकता है इस देश में। जो सबसे घटिया साबुन है वो सबसे ज्यादा बिकता है। इसके घटिया होने का प्रमाण क्या है? साबुन में केमिकल जितना ज्यादा, साबुन उतना ही घटिया। और केमिकल, उसमें जो सबसे खराब केमिकल है जो आपकी त्वचा को खराब करता है, मैं आपको उसका प्रमाण देता हूं। आप लाइफ बॉय से नहाइए, नहाने के बाद जब शरीर सूख जाए ना, तो नाखून से ऐसे लाइन खींचिए, सफेद रंग की लाइन खींच जाएगी। कैसे खींची?
लाइफ बॉय के केमिकल कचरे ने आपकी त्वचा के तेल को पूरी तरह से सुखा दिया, तो त्वचा एकदम रूखी और सूखी हो गई। और जिनकी त्वचा रूखी और सूखी होती है और बार बार आप उस पे साबुन रगड़ेंगे तो एक दिन आपको एक्जिमा होने ही वाला है, सोराइसिस होने ही वाला है, चमड़े के रोग होने ही वाले हैं आपको। तो लाइफ बॉय लगा के त्वचा को रूखा बना रहे हैं, फिर चमड़े के रोग आ रहे हैं। चमड़े के रोग आ रहे हैं तो फिर उनको ठीक करने के लिए डॉक्टरों के पास जा रहे हैं, फिर उनकी दवाएं खा रहे हैं, फिर उन दवाओं से शरीर पर साइड इफेक्ट आ रहा है, फिर उसके लिए इलाज करा रहे हैं। क्या घन चक्कर में फंस गए हम। और मैंने इस कंपनी की बैलेंस शीट में से एक दिन हिसाब निकाला, एक लाइफ बॉय बनाने में इस कंपनी का मुश्किल से 2 रुपया खर्च होता है और उसको ये 10-12 रुपए में बेच लेती है। मुनाफा इस कंपनी का सैकड़ों नहीं हजारों % में। ऐसे ये काम करते। इस कंपनी का एक साबुन है ना पियर्स, वो तो 25-30 रुपए का है, 6-6.25 रुपए में बनता है, 25-30 में ये कंपनी बेच लेती है उसको। इस कंपनी का एक वॉशिंग पाउडर है ना, 19-20 रुपए किलो में बनता है और उसको ये कंपनी 150 रुपए किलो तक बेच लेती है वॉशिंग पाउडर को। ऐसे लूट रही है ये कंपनी। और हर साल मैंने बताया ना 2000 करोड़ रुपए जा रहे हैं आपके मेरे खून पसीने की कमाई के। तो क्या करना चाहिए? तो वही करना चाहिए जो कभी लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने किया था, वही करना चाहिए जो लाला लाजपत राय ने किया था, वही करना चाहिए जो विपिन चंद्र पाल ने किया था। इसलिए परम पूजनीय स्वामी रामदेव जी ने कहा कि इन कंपनियों की लूट को अगर बंद करना है तो एक ही हथियार अपने पास है, बहिष्कार करो और इनका बनाया हुआ माल खरीदना बंद करो। करेंगे ना? तो आज के बाद भारत स्वाभिमान का कोई भी सेनानी, आज के बाद भारत स्वाभिमान का कोई भी कार्यकर्ता, आज के बाद भारत स्वाभिमान का कोई भी सहयोगी, कोई भी समर्थक हिंदुस्तान लीवर कंपनी का एक भी सामान नहीं खरीदेगा। यही हमारा संकल्प है। अब आप बोलेंगे पता कैसे चलेगा हिंदुस्तान लीवर का कौन कौन सा सामान है? वो अपनी पुस्तक है ना जीवन दर्शन, उसमें पीछे पूरी सूची छपी है। लक्स, हाँ आपके पास है, लक्स, लाइफ बॉय, लिरिल, रेक्सोना, पियर्स, कैमे, पामोलिव, डव, ये सब विदेशी साबुन है, खरीदना नहीं है इनको, पूरा बहिष्कार करना। अब आप बोलेंगे फिर करना क्या है? देशी साबुन खरीदो। देशी साबुन सब जगह मिलते हैं, अपने पतंजलि योगपीठ का भी बनता है अब तो देशी साबुन, वो आपको मिल जाएगा स्वदेशी साबुन। आपके गांव-गांव, शहर-शहर में बहुत सारे स्वदेशी साबुन हैं, उनको आप खरीद सकते हैं। सूची में सबका नाम दिया है, निरमा है, नीमा है, मैसूर संदल है, चंद्रिका है, मेडिमिक्स है, कुटीर है, बहुत सारे स्वदेशी साबुन है। अपना पतंजलि योगपीठ का साबुन है, कांति नाम है उसका, तेजस नाम है उसका, तो अपने हैं और अपने गांव में भी हैं। तो सारे स्वदेशी साबुन उपलब्ध हैं, आप उनको खरीदो। और मेरी बात मानो तो और एक कदम आगे बढ़ो, बिना साबुन के ही नहाओ, साबुन लगाने की जरूरत ही नहीं। आप बोलोगे कैसे नहाएं? जब स्नान करते हो ना तो शरीर को खूब अच्छे से रगड़ लो, मैल सब निकल जाता, पानी से नहा लो। और एक तरीका है, तौलिया होती है ना, तौलिया गीला करके उससे रगड़ लो, पानी से नहा लो, साबुन की जरूरत नहीं। और एक अच्छा तरीका है, थोड़ा बेसन ले लो, बेसन, चने का आटा, उसमें दूध मिला लो, उसका पेस्ट बना लो, उसको रगड़ के नहा लो, साबुन की जरूरत नहीं। एक बहुत अच्छी मुल्तानी मिट्टी आती है, गांव-गांव मिलती है, मुल्तानी मिट्टी को पानी में भिगो दो, सवेरे तक नरम हो जाएगी, रगड़ के नहा लो, साबुन की जरूरत नहीं। नहीं तो दूध से नहा लो। अच्छा ये बताओ, हम जब किसी बड़े बुजुर्ग के पांव छूते हैं तो वो क्या कहते हैं? दूधो नहाओ, आशीर्वाद देते हैं कि नहीं? कभी किसी ने ये कहा दूधो नहाओ या लाइफ बॉय लगाओ पूतों फलो, लक्स लगाओ पुत्रियां फलो,
नहीं कहा ना। सब बोलते हैं दूधो नहाओ पूतो फलो, तो दूध से नहाओ, बुजुर्गों की इतनी तो मानो। तो आप बोलोगे जी दूध बड़ा महंगा है, साबुन से सस्ता है। साबुन आता है 100 ग्राम 15 रुपए का, तो 1 किलो कितने का हुआ? 150 रुपए का। 1 किलो दूध आता है 20 रुपए का, साबुन से सस्ता है। और नहाने में दूध जो है ना 1 चम्मच खर्च होता है। हाँ, एक बार के नहाने में 1 ही चम्मच दूध लगता है। मैं तरीका बताता हूं आपको, कल नहा लेना या घर जाके नहा लेना। 1-2 चम्मच दूध लेना, बिना गर्म किया हुआ कच्चा दूध लेना, उसको शरीर में लगाना, जैसे तेल लगाते ना, तेल लगा के हल्की हल्की मालिश करना। तो दूध की सबसे बड़ी विशेषता है, जैसे ही लगाओगे तो सारे मैल और गंदगी को बाहर निकाल देता है। आपको मालूम है, बड़े बड़े, सुनो, बड़े बड़े जो ब्यूटी पार्लर्स है ना 5 स्टार, वहां पे लोग जाते हैं मिल्क क्लिंजिंग कराने के लिए। मिल्क क्लिंजिंग समझते हैं? दूध से चेहरे की सफाई करवाना। अगर वो दूध से चेहरे को साफ करा सकते हैं तो आप दूध से शरीर साफ क्यों नहीं कर सकते? बस अंतर इतना है कि 5 स्टार ब्यूटी पार्लर में मिल्क क्लिंजिंग 500 रुपए में होती है। मैं फोकट में बता रहा हूं आपको। नहा के देखो दूध से, थोड़ा 2 चम्मच दूध ले लो, मैं बहुत बार नहाता हूं, 2 चम्मच दूध ले लो, लगा लो तेल की तरह से, तो सारा मैल गंदगी निकल जाएगा। फिर पानी से डाल दो तो सारा मैल और गंदगी आपकी आंखों से जाता हुआ दिखाई देगा। आप देख लो, गंदगी निकालने के लिए स्नान किया जाता है। और गंदगी निकालने की सबसे ज्यादा ताकत दुनिया में अगर किसी एक चीज में है तो वो दूध है। इसलिए हमारे देश में दूध से नहाया जाता है और दूध से नहलाया जाता है। तो आप भी नहाओ। अब इसका फायदा क्या होगा? साबुन विदेशी नहीं बिकेंगे, और या नहाना है तो देशी साबुन से नहाओ, तो पैसा देश के बाहर नहीं जाएगा। मैंने हिसाब निकाला था कि सब लोग साबुन लगाना बंद करें और उतने रुपए से दूध खरीद के नहाना शुरू करें तो करोड़ों किसानों को फायदा होने लगेगा, दूध की बिक्री बढ़ जाएगी। अब दूध की बिक्री बढ़ेगी तो दूध की मांग बढ़ेगी, दूध की मांग बढ़ेगी तो ज्यादा गाय पालनी पड़ेगी, ज्यादा भैंस रखनी पड़ेगी, ज्यादा गाय भैंस पालेंगे तो पशुधन बढ़ेगा, पशुधन बढ़ेगा तो उनका गोबर ज्यादा मिलेगा, गोबर ज्यादा मिलेगा तो खाद ज्यादा बनेगी, खाद ज्यादा बनेगी तो खेतों में पड़ेगी, और खेतों में पड़ेगी तो सोना उपजेगा। तो बात समझ में आई? आप नहाओ दूध से, घर वालों को नहलाओ दूध से। अब तक तो दूध पीने की बात थी, अब दूध से नहाना है। और नहीं तो साबुन ही लगाना है तो मैंने आपसे कहा देशी साबुन उपयोग करो। हमें हिंदुस्तान लीवर का 2000 करोड़ रुपए का सालाना का जो बाजार है मुनाफे का, इसको पूरी तरह से खत्म कर देना है, ध्वस्त कर देना है, समाप्त कर देना है। भारत स्वाभिमान के कार्यकर्ता सैनिक गांव गांव जाकर जब ये कहानी सुना देंगे तो कोई आदमी लाइफ बॉय लक्स लेरिल नहीं खरीदेगा। हिंदुस्तान लीवर का पूरा मुनाफा शून्य हो जाएगा और ये कंपनी बोरिया बिस्तर उठा के अपने आप भाग जाएगी। इसके लिए कोई दूसरा आंदोलन नहीं करना। ऐसे ही दूसरी बात है कि हिंदुस्तान लीवर जैसी ही एक बहुत खराब विदेशी कंपनी है जिसका नाम है कॉलगेट पामोलिव। ये अमेरिका की है, ये टूथपेस्ट बेच रही है। कॉलगेट का टूथपेस्ट इसी का है। अब ये टूथपेस्ट बिकता है 27-30 रुपए का 100 ग्राम। अब 30 रुपए का 100 ग्राम तो समझ लो 300 रुपए किलो। हिसाब जोड़ो, 300 रुपए किलो। और 300 रुपए तो काजू बादाम बिकता है इस देश में, उनका टूथपेस्ट 300 रुपए किलो बिकता है। बादाम का क्या भाव है? अरे वो तो बहुत अच्छी क्वालिटी है महाराज, कम क्वालिटी का ले लो तो 300 रुपए किलो मारा मारा फिर रहा है। तो बादाम मिलता है 300 रुपए किलो और यहां टूथपेस्ट मिल रहा है 300 रुपए किलो। और पढ़े लिखे मूर्ख लोग क्या कर रहे हैं? 300 रुपए किलो का पेस्ट दांतों में रगड़ के थूक रहे हैं वॉश बेसिन में और कहते हैं हम बड़े स्मार्ट हैं। 300 रुपए किलो की चीज थूक रहे हैं। 150-200 रुपए किलो का देशी घी रोटी पे लगा के खा रहे हैं। 300 रुपए किलो का पेस्ट थूक रहे हैं वॉश बेसिन में और कहते हैं हम बड़े स्मार्ट हैं। तो मैं उनसे कहता हूं और स्मार्ट बनो भाई,
तो कहते हैं क्या करें? मैं कहता हूं ये 300 रुपए किलो का पेस्ट थूकते क्यों हो भाई? रोटी पे लगा लगा के खा लो इसको, क्योंकि घी से महंगा है। आप ये मूर्खता मत करना। ये 300 रुपए किलो का पेस्ट मुंह में क्यों लगाना? बंद करो, इसको खत्म करो। कॉलगेट, क्लोजअप, पेप्सोडेंट, सिबाका, फॉरेन, हजारों करोड़ रुपए देश का नुकसान है। तो आप बोलोगे फिर दांत कैसे साफ करें? दांत साफ करने के लिए स्वदेशी टूथपेस्ट है कि नहीं? अपना दंत कांति है पतंजलि योगपीठ का, तो और नहीं तो दंत मंजन है, दिव्य दंत मंजन है, और नहीं तो और स्थानीय दंत मंजन है, लाल दंत मंजन, काला दंत मंजन, ये दंत मंजन, वो 20 तरह के दंत मंजन गांव गांव में है। और उससे भी अच्छी नीम की दातून है, टैक्स फ्री, कॉस्ट फ्री, साइड इफेक्ट नहीं है, एक्सपायरी डेट कुछ भी नहीं है क्या? जिस गांव में है वहीं तोड़ के कर लो, बबूल की कर लो, कीकर की कर लो, आम की दातुन होती है, पाकड़ की दातुन होती है, अमरूद की दातुन होती है, 12 तरह के वृक्षों से दातुन होती है, तो दातुन कर लो, दंत मंजन कर लो, अपना दंत कांति कर लो। ये विदेशी पेस्ट, कॉलगेट, क्लोजअप सब बंद। हजारों करोड़ रुपए बचाना है देश का। उससे दांत अच्छे भी रहेंगे, स्वस्थ भी रहें। आपको मालूम है दांत साफ करने के पीछे 2 उद्देश्य हैं। एक तो दांतों में जो अन्न कण फंसे ना ये निकल जाएं, दूसरा मसूड़ों की मालिश हो। मसूड़ों की मालिश होती है तो मसूड़ों में खून का प्रवाह तेज होता है, और खून का प्रवाह तेज होगा तो मसूड़े मजबूत होंगे, और मसूड़े मजबूत हों तभी दांत मजबूत हो सकते हैं, अन्यथा दांत मजबूत होने का रास्ता नहीं है। तो मसूड़े मजबूत करने का तो एक ही तरीका है, उंगली से दांत घिसो, तो दंत मंजन करो, तो दंत मंजन से दांत तो साफ होंगे, मसूड़े मजबूत होंगे। 2 in 1 है, एक काम करो 2 का फायदा। तो अपना तो दिव्य दंत मंजन सबसे ही अच्छा है, उसका उपयोग करो। और दिव्य दंत मंजन आप खरीद रहे हो तो पैसा भारत स्वाभिमान या पतंजलि योगपीठ में ही आएगा, और वो पूरे देश के संपूर्ण स्वदेशी अभियान में लग जाएगा। आप कॉलगेट, क्लोजअप खरीद रहे हो तो पैसा विदेश जाएगा और किसी विदेशी कंपनी को अमीर बनाएगा। तो साबुन नहाने का, कपड़ा धोने का स्वदेशी। और कपड़ा धोने का साबुन मैं विशेष रूप से आपसे कहना चाहता हूं, जब देशी कपड़ा धोने का साबुन खरीदो ना, तो वो साबुन खरीदना जिससे कपड़ा धोने में कम से कम पानी खर्च होता है, क्योंकि पानी की एक एक बूंद कीमती है। आपको मालूम है, अभी हम डिटर्जेंट पाउडर ले आते हैं, वॉशिंग पाउडर ले आते हैं, इसमें कपड़े को धोते ही जाओ, धोते ही जाओ, झाग निकलना बंद ही नहीं होता कभी। और आपको मालूम है, झाग निकला हुआ पानी जब हम नाली में डाल देते हैं, नाली से ये पानी कहीं खेतों में पहुंच जाता है, पूरी मिट्टी को खराब करता है, क्योंकि इसमें इतने केमिकल हैं जो मिट्टी को खत्म कर देते। इसलिए कपड़ा धोने के लिए डिटर्जेंट पाउडर, वॉशिंग पाउडर ज्यादा इस्तेमाल मत करना। कौन सा साबुन इस्तेमाल करना? वो बट्टे वाला साबुन आता है ना, पीला पीला, सफेद सफेद, ऑयल केक, दिल्ली में खूब बनता है, मेरठ में खूब बनता है, जगह जगह बनता, वो इस्तेमाल करना, क्योंकि उससे कम से कम पानी में कपड़े धोए जा सकते हैं। और उस वो ऑयल केक में फायदा पता है क्या है? उसमें तेल है। अब तेल वाला पानी जब आप फेंकोगे तो ये पानी खेत में जाएगा, ये कोई नुकसान नहीं करेगा, क्योंकि तेल सरसों में से निकला है, या नारियल में से निकला है, या सोयाबीन में से निकला, आया तो मिट्टी से ही है ना, तो बायोडिग्रेडेबल है। इसलिए कपड़ा धोने के साबुन को इस्तेमाल करना बट्टे वाला, डिटर्जेंट पाउडर, डिटर्जेंट के कप। और इसी तरह से आप और अपने घर में थोड़ा परिवर्तन लाना। विदेशी जो क्रीम पाउडर, लिपस्टिक है, नेल पॉलिश है, कॉस्मेटिक्स है, ये सब निकालो बाहर। फेयर एंड लवली, क्लियर सिल, क्लियर टोन, इरेस्मिक, इमामी, पॉन्ड्स, ये सब हटाओ, सब विदेशी। बहुत महंगी है, लूट हो रही है इसमें। फेयर एंड लवली का भाव मालूम है? 25 ग्राम है 40 रुपए, 50 ग्राम 80 रुपए, 100 ग्राम 160 रुपए, 1 किलो 1600 रुपए। अब 1600 रुपए किलो की क्रीम लगाओ मुंह पे, उससे अच्छा 4 किलो बादाम खरीद के खाओ। अकल लगाओ ना अपनी। अब 1600 रुपए किलो की क्रीम लगाओ जिससे कुछ नहीं होने वाला, उससे अच्छा 4 किलो बादाम खरीद के खाओ। क्योंकि ये फेयर एंड लवली लगा के कोई गोरा नहीं हुआ आज तक। अगर हो जाता तो अफ्रीका वाले क्यों काले हैं?
मैंने लगा के देखा था एक भैंस को 4 साल फेयर एंड लवली, अभी भी काली की काली ही है। दुनिया में कोई आदमी फेयर एंड लवली लगा के गोरा हुआ नहीं, और होने की दूर दूर तक संभावना नहीं, क्योंकि जो आदमी काला और गोरा होता है ना, उसका सिद्धांत ही अलग है। हमारे खून में एक केमिकल होता है, उसका नाम है मेलेनिन। जब मेलेनिन की मात्रा बढ़ जाती है तो शरीर काला पड़ जाता है, जब मेलेनिन की मात्रा कम हो जाती है शरीर गोरा हो जाता है, और जब मेलेनिन की मात्रा ना बढ़ती है ना घटती है, सामान्य रहती है, तो शरीर सांवला होता है। हम सब हिंदुस्तानी सांवले हैं, क्योंकि मेलेनिन ना ज्यादा है ना कम है, और आदर्श स्थिति यही होती है। और ज्यादा गोरा होने के चक्कर में मत फंसो। मैं आपको एक कहानी सुनाता हूं। हमारे देश के एक राष्ट्रपति थे, डॉक्टर राधाकृष्णन, सुना? जब वो राष्ट्रपति बनने के बाद पहली बार लंदन गए तो अंग्रेज पत्रकारों ने उनको चिढ़ाने के लिए एक सवाल पूछ लिया। सवाल क्या पूछा? डॉक्टर राधाकृष्णन से पूछा गया लंदन प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि आप हिंदुस्तानी लोग काले क्यों होते हैं? राधाकृष्णन जी ने इतना सुंदर जवाब दिया, वो आप सबको देना। उन्होंने कहा हम हिंदुस्तानी काले नहीं होते, कुछ और होते हैं। तो उसने कहा क्या होते हैं? तो उन्होंने एक कहानी सुनाई। उन्होंने कहा भगवान ने रोटी बनाई, भगवान जी ने रोटी बनाई तो रोटी कच्ची रह गई, वो खाके तुम सब अंग्रेज पैदा हो गए। भगवान जी ने फिर एक रोटी बनाई और वो जल गई, उसको खाके ये सब अफ्रीकी पैदा हो गए। और फिर भगवान जी ने एक तीसरी रोटी बनाई जो ना कच्ची रही ना जली, बराबर सिकी, उसको खाकर हम हिंदुस्तानी पैदा हुए। तो हम काले नहीं हैं, सांवले हैं। और मैं आपको बताऊं, विज्ञान ने यह स्वीकार कर लिया है आज कि सांवले रंग की त्वचा को कैंसर होने की संभावना सबसे कम होती है। कारण क्या है? खून में मेलेनिन की मात्रा सबसे परफेक्ट हमारी ही है। इसलिए अपने सांवले होने पे गर्व करो, इसको हीन भावना से मत देखो। और बार बार ध्यान करो कि शंकर जी सांवले, भगवान राम सांवले, श्री कृष्ण सांवले, तो हम गोरे होके करेंगे क्या? हम तो सांवले ही अच्छे हैं। और जब ये बात मन में बैठ जाए कि सांवले अच्छे हैं तो फेयर एंड लवली की जरूरत क्या फिर? क्योंकि वो तो गोरा बनाने वाली क्रीम है। हटाओ उसको, 1600 रुपए किलो की फालतू में। तो ये फेयर एंड लवली, क्लियर सिल्क, क्लियर टोन, इरेस्मे, किमामी, पॉन्ड्स, ये सब हटाओ घर में से। फिर आप बोलोगे जी कौन सी क्रीम लाए? कोई मत लाओ, आप जैसे हो बहुत अच्छे हो। लगा नहीं है तो देसी गाय का घी चुपड़ लिया करो, सबसे अच्छा। हाँ, उससे अच्छी कोई चीज नहीं। और नहीं तो जैसे हैं वैसे अच्छे हैं। आप भी इस बात का ध्यान रखो कि दुनिया में किसी भी व्यक्ति के व्यक्तित्व की परीक्षा उसके शरीर के रंग से नहीं होती, उसके काम से होती है, उसके गुण से होती है, उसके स्वभाव से होती है। हर व्यक्ति का व्यक्तित्व नापा जाता है गुण, कर्म, स्वभाव से। वो इस बात से नहीं नापा जाता हाय कितना गोरा है, कोई नहीं कहता। अब कोई मर जाता है हमारे देश में तो उसके बारे में आपस में चर्चा करते हैं तो कहते कितना दयालु था, कितना देशभक्त था, कितना काम करता था समाज का। कभी ये सुना कोई कहता ओ क्या गोरा चिट्टा था, मर गया बेचारा? कोई नहीं कहता। त्वचा का रंग याद नहीं करते, गुण कर्म स्वभाव याद किए जाते हैं। तो गुण कर्म स्वभाव अपने अच्छे बनाओ, ये फेयर एंड लवली वगैरह की जरूरत नहीं। और माताओं बहनों को जरूर समझाओ ये बात, उनके दिमाग में ये बात लाओ। मुझे इतना दुख है ये बात कहते हुए कि जब ये विज्ञापन आता है ना फेयर एंड लवली गोरेपन की क्रीम, एक दिन समय आने पर भारत स्वाभिमान की तरफ से इस विज्ञापन के खिलाफ मुकदमा करना है सुप्रीम कोर्ट में। क्या मुकदमा करना है? जब बार बार वो टीवी पे दिखाते हैं ना फेयर एंड लवली गोरेपन की क्रीम, एक हफ्ते में गोरापन आएगा, 15 दिन में आएगा, 21 दिन में आएगा, आप ट्यूबलाइट की तरह से जलने लगेंगे, इतने गोरे हो जाएंगे। जब ये विज्ञापन बार बार आता है ना तो करोड़ों इस देश की काली मां बहन बेटियों के छाती पर आरी चलती है। ये आप महसूस करने की कोशिश करो। हमारा हिंदुस्तान तो आप जानते हैं 115 करोड़ का है,
50 करोड़ माताएं बहनें हैं इस देश में, और उस 50 करोड़ माताओं बहनों में लगभग 40 से 45 करोड़ सांवली हैं या काली हैं। उनके दिलों पे कटार चलती है, आरी चलती है जब वो ये विज्ञापन देखती हैं कि हाय रे हाय गोरेपन की क्रीम फेयर एंड लवली। और उन माताओं बहनों को क्या लगता है कि गोरे होने से ही फिर जिंदगी संवरती है। और मुझे इससे भी ज्यादा तकलीफ है, मैंने न्यूज़पेपर की कटिंग काट के रखी है, कई बहन बेटियों ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली क्योंकि उनकी शादी नहीं हुई कालेपन के कारण, सांवलेपन के कारण, तो फांसी लगा के मर गई। हमारे हिंदुस्तान में मां बहन बेटियों के व्यक्तित्व को रंग से नहीं नापा गया कभी भी, हमने उनके गुण कर्म स्वभाव से नापा है। लेकिन ये विज्ञापन जो आता है रोज फेयर एंड लवली गोरेपन का, ये करोड़ों माताओं की छाती पे आरी चलाता है, उनके दिल को चोट पहुंचाता है। उनकी तरफ से हमें मुकदमा करना है एक बार, और इस कंपनी को कटघरे में खड़ा करना है कि तुम सिद्ध करो तुम्हारी क्रीम में ऐसा क्या है जो किसी को गोरा बना सकता है। कुछ नहीं। इसलिए दिमाग से निकाल दो ये सारी बकवास बात है। तो सारे घर को देखो, सफाई करो, सब कचरा निकालो घर में से। कॉलगेट का क्या है, प्रॉक्टर एंड गैम्बल का क्या है, जॉनसन एंड जॉनसन का क्या, सूची आपको दी गई है, उसको ढूंढ ढूंढ के देख देख के सामान खरीद के लाओ। मेरा तो आप सबको निवेदन है कि अपने जीवन दर्शन में से ये सूची को फोटोकॉपी करा लो और एनलार्ज कर लो, बड़ा कर दो, और अपने के रसोई घर में चिपका दो जाके। क्योंकि रसोई घर है जहां बार बार नजर जाती है हमारी मां बहन, हमारी बेटी बार बार रसोई घर में काम करती है, उनको ध्यान में आएगा ये स्वदेशी ये विदेशी, ये स्वदेशी ये विदेशी, ये स्वदेशी। अगर ये दिमाग में आने लगा, ध्यान में आने लगा, तो फिर बाजार से खरीदना भी इन चीजों का शुरू होगा। फिर परिणाम क्या होंगे? सारे हिंदुस्तान से स्वदेशी माल खरीदने की मांग खड़ी हो जाए, सारी विदेशी कंपनियों का माल बिकना एकदम से पूरे देश में खत्म हो जाए, तो फिर से वो स्वदेशी आंदोलन खड़ा हो जाए जो 1905 में हुआ था। और 1905 के स्वदेशी आंदोलन ने ईस्ट इंडिया कंपनी को यहां से भगाया। 2009 के स्वदेशी आंदोलन से ये 5000 विदेशी कंपनियां भागेंगी यहां से। अब ये कंपनियां भागेंगी तो परिणाम क्या होगा? साल का 2,32,000 करोड़ रुपए बचत होगी। वो 2,32,000 करोड़ रुपए से हम कितने कारखाने लगा सकते हैं, आप सोचो। एक छोटी फैक्ट्री लगाएं जिसमें 10 आदमी को रोजगार मिले तो 1 करोड़ रुपए में बन जाती है। 2,32,000 करोड़ रुपए में हर साल 2,32,000 छोटी फैक्ट्रियां बन सकती हैं जिसमें 10-10 आदमी को काम मिले तो 20 लाख, 20 लाख लोगों को हम रोजगार दे सकते हैं एक साल में, उतने ही पैसे। दूसरा फायदा क्या होगा? अगर ये पैसा बचता है विदेशी माल बहिष्कार करके, स्वदेशी माल उपयोग करके, तो इस बचे हुए पैसे को अगर हम देश के विकास के लिए उपयोग करें तो कर्ज लेने की जरूरत ना पड़े किसी देश से। आपको मैं एक देश का बहुत बड़ा दर्द बताना चाहता हूं। जितना पैसा हर साल इस देश का विदेश में जाता है विदेशी कंपनियों की लूट से, लगभग उतना ही पैसा हर साल हमको कर्जे में लेना पड़ता है दूसरे देशों से। 2.5 लाख करोड़, 3 लाख करोड़ का हर साल कर्ज लेना पड़ता है। अगर हम ये बचा लें तो कर्ज नहीं लेना पड़ेगा। और ध्यान दीजिए, अगर हम कर्ज लेना बंद करते हैं तो हमारा रुपया अमेरिका के डॉलर के बराबर हो जाएगा। आज $1 में 50 रुपया है, फिर 1 रुपए में 1 डॉलर हो सकता है, 1 रुपए में 1 स्टर्लिंग पाउंड हो सकता है, 1 रुपए में 1 ड्यूशमार्क हो सकता है। अब जरा थोड़ा आगे लेके चलता हूं कि मान लो रुपया और डॉलर बराबर हुआ तो फिर क्या होगा? तो फिर यह होगा कि जो चीज अभी हम बेचकर, जो चीज आज हम बेचकर $1 कमा रहे हैं, फिर उतनी ही चीज बेचकर $50 कमाएंगे। सोचो आप, अभी हम $1 की वस्तु बेचते हैं और $1 में 50 रुपया है, फिर $1 1 रुपए के बराबर हो जाए अगर हम कर्ज लेना बंद कर दें, क्योंकि रुपए में कर्ज लेना आप बंद कर देंगे, डॉलर का डिवैल्यूएशन शुरू हो जाएगा। आप डॉलर में कर्ज ले रहे हैं ना, तो डॉलर की डिमांड बढ़ रही है, जिस चीज की मांग बढ़ती है कीमत उसी की बढ़ती है।
और जिस चीज की मांग घटती है कीमत उसकी घटती है। तो डॉलर में कर्ज लेते हैं, डॉलर की डिमांड बढ़ती है तो डॉलर की कीमत बढ़ती है। कर्ज लेना बंद कर दें, डॉलर की डिमांड अपने आप कम हो जाएगी, डॉलर की कीमत कम हो जाएगी, रुपए की कीमत अपने आप बढ़ जाएगी। रुपए की कीमत बढ़ते ही $1 का जो माल हम बेचेंगे उससे $50 हमको कमाई मिलेगी। माने आज हम जितना एक्सपोर्ट करते हैं $200 अरब, ये एक्सपोर्ट 200 गुणा $50 अरब हो जाएगा सीधे सीधे। अभी हम ले रहे हैं $200 अरब, फिर हो जाएगा $10,000 अरब। इतने डॉलर्स इस देश में आएंगे कि रख नहीं पाएंगे हम। इस स्वदेशी आंदोलन से कितना बड़ा परिवर्तन होगा देश में, आप सोचो। एक तो विदेशी कंपनी का माल बिकना बंद हुआ, वो दूसरा देश के रुपए में बढ़ोतरी आएगी, डॉलर में कमी आएगी, एक्सपोर्ट ज्यादा होगा, इंपोर्ट कम होगा, आयात का खर्चा कम, निर्यात की आमदनी ज्यादा, तो सरप्लस हो जाएगा। और सरप्लस हो गया अगर इस हिंदुस्तान में तो दुनिया का कोई देश हमको रोक नहीं पाएगा। हम अमेरिका के भी आगे जाएंगे और यूरोप के भी आगे जाएंगे। एक छोटी सी बात और कह के मैं खत्म करूंगा। आप में से जो कार्यकर्ता भाई ग्रामीण पृष्ठभूमि के हैं, जो गांव से आए हैं, उनको भी स्वदेशी आंदोलन चलाना है। उनको स्वदेशी आंदोलन क्या चलाना है? अपने गांव में विदेशी कंपनियों की सबसे ज्यादा बिकने वाली जो चीज है वो है रासायनिक खाद, जिसको हम यूरिया कहते हैं, डीएपी कहते हैं, सुपर फॉस्फेट कहते हैं, और रासायनिक कीटनाशक जिसको एंडोसल्फान कहते हैं, मेलाथियान कहते हैं, पैराथियान कहते हैं, बेंजीन हेक्साक्लोराइड कहते हैं। तो ये विदेशी कंपनियों के कीटनाशक और रासायनिक खाद ये किसानों के बीच में सबसे ज्यादा खरीदी जाती है। और एक साल में 4,80,000 करोड़ रुपए की खरीदी जाती है रासायनिक खाद और कीटनाशक। माने हमारे किसान हर साल रासायनिक खाद और कीटनाशक खरीदकर विदेशी कंपनियों को 4,80,000 करोड़ रुपए दे रहे हैं। ये भी हमको बचाना है। तो क्या करना है? किसानों को जो समझाना है जाकर गांव गांव में कि भैया ये रासायनिक खाद विदेशी है, ये मत डालो। तो किसान पूछेगा क्या डालें? तो उससे कहो गोबर की खाद डालो, ये रासायनिक खाद मत डालो। तो किसान पूछेगा जी गोबर की खाद में फायदा कम है, रासायनिक खाद में फायदा ज्यादा है। तो उसको बड़े प्रेम से समझाना है कि गोबर की खाद में ही फायदा ज्यादा है, रासायनिक खाद में फायदा तो बहुत कम है, क्योंकि रासायनिक खाद बहुत महंगी मिलती है। पहले एक कट्टा रासायनिक खाद मिलती थी 70 रुपए में, अब एक कट्टा रासायनिक खाद मिलती है 350 रुपए में, 300 रुपए में, 350 रुपए में, और कभी कभी ब्लैक हो जाए तो 500 रुपए में यूरिया। और हर साल कीमत बढ़ती जाती है। क्यों? क्योंकि ये रासायनिक खाद बनती है उन वस्तुओं से जिनको पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स कहा जाता है, और सारे पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स जिसको नेफ्था कहते हैं वो विदेशों से आता है। इसका पैसा पूरा विदेश में जाता है। किसानों को समझाइए ये कि बहुत महंगी पड़ती है। और इसकी महंगाई पता है दूसरी क्या है? एक बार आपने खेत में 1 कट्टा यूरिया डाल दिया तो अगली बार 2 कट्टा डालना पड़ेगा, 2 बोरे डालना पड़ेगा। और एक बार 2 बोरे पड़ गया तो अगली बार 3 बोरे डालना पड़ेगा। एक बार 3 पड़ गया तो फिर 4 डालना पड़ेगा। हर बार बढ़ता ही जाता है, बढ़ता ही जाता है, बढ़ता ही जाता है, खर्चा बढ़ता जाता है। और मालूम है रासायनिक खाद बहुत गर्म होता है। गर्म रासायनिक खाद यूरिया डीएपी आप डालते हैं, मिट्टी पूरी चटक जाती है गर्मी के कारण, तो पानी ज्यादा देना पड़ता है। गोबर की खाद लगा के खेती करें तो गेहूं की फसल लेने में 3 पानी लगता है। यूरिया डीएपी डालकर अगर गेहूं की खेती करें तो 5-6 बार पानी लगाना पड़ता है। पानी का खर्चा बढ़ जाता है। और पानी का खर्चा बढ़ेगा तो पानी तो जमीन में से ही निकालना पड़ता है। जमीन से ज्यादा पानी निकाल के आप खेतों में डालते रहेंगे तो पानी का तल नीचे 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 होता चला जाता है। पहले पानी 25-30 फुट पे मिलता था, अब पानी 900 फुट तक नहीं मिलता खेतों में।
तो किसानों को समझाइए कि यूरिया डालने से बड़ा भारी नुकसान है। एक तो हर साल खाद की मात्रा बढ़ानी पड़ती है, खर्चा बढ़ता है। दूसरा, हर साल पानी की मात्रा बढ़ानी पड़ती है, वो खर्चा बढ़ता है। और जहां पानी निकालने के लिए बिजली नहीं है, वहां डीजल पंप चलाना पड़ता है, तो डीजल का खर्चा बढ़ता है। और डीजल कभी भी महंगा होता रहता है। एक जमाने में 7 रुपए लीटर मिलता था डीजल, अब 35 रुपए लीटर। 2-4 दिन के बाद ये 40 रुपए लीटर होने जा रहा है। फिर हो सकता है साल 1.5 साल में 100 रुपए लीटर हो जाए। किसान कहां जाएगा, मर जाएगा वो तो डीजल का खर्चा करते करते। और फिर एक और नुकसान होता है कि ये यूरिया डीएपी जब हम खेत में डालते हैं तो मिट्टी में ये केमिकल घुल जाते हैं, और मिट्टी में घुल गए तो पौधे की जड़ में आ जाते हैं, पौधे की जड़ से पौधे के तने में आ जाते हैं, पौधे के तने से पौधे के फल में आ जाते हैं, पौधे के फल में आ जाते हैं तो फिर वही फल हम खाते हैं, हमारे शरीर में आ जाते हैं। और हमारे शरीर में अगर ये जहर आ गया तो हमारी माताएं तो पूतना हो जाती हैं। आपने पूतना की कहानी सुनी? कृष्ण भगवान को जहर पिलाने के लिए आई थी। आज हमारी माताओं के दूध में जहर आ चुका है, अपने अपने बच्चों के लिए वो पूतना की स्थिति में है। आज हमारे देश की कई संस्थाओं ने माताओं के दूध का परीक्षण करवाया है, तो माताओं के दूध में वो सारे केमिकल हैं जो यूरिया में हैं। माताओं के दूध में वो सब केमिकल हैं जो कीटनाशक दवाओं में हैं, क्योंकि भोजन हम कर रहे हैं, भोजन के साथ वो शरीर में जा रहे हैं। और यही केमिकल हैं जो आपको कैंसर पैदा करवा रहे हैं, जो आप में डायबिटीज दे रहे हैं, जो आप में हाई ब्लड प्रेशर दे रहे हैं, हाइपरटेंशन दे रहे हैं। 148 किस्म की बीमारियां इन जहरों से पैदा होती है। इसलिए किसानों को समझाओ कि ये यूरिया डीएपी का जहर एक तो विदेशी है, ये बंद करो। दूसरा, ये शरीर को नुकसान देता है, इसलिए बंद करो। तीसरा, ये पैसे का नुकसान करता है, इसलिए बंद करो। तो किसान पूछेंगे भाई क्या करें? तो उनसे कहो गोबर का खाद डालो। अब किसान क्या पूछेगा आपको? सबसे पहले वो कहेगा गोबर के खाद से तो उत्पादन नहीं होता। तो उससे कहो गोबर के खाद से भी उत्पादन बहुत अच्छा होता है। यूरिया डीएपी से जितना नहीं होता उससे तो ज्यादा गोबर के खाद से होता है। मैं तो पिछले 12-13 साल किसानों के बीच में काम करता रहा, महाराष्ट्र और कर्नाटक में। आप आइए वहां देखिए, हजारों हजारों किसानों ने यूरिया डीएपी बंद करके गोबर का खाद डालना शुरू किया है। और जिस किसान के यूरिया डीएपी के खेत में 1 एकड़ में 20 से 25 मीट्रिक टन गन्ना होता था, आज उस किसान के खेत में गोबर का खाद डालने से 90 से 100 मीट्रिक टन गन्ना हो रहा है, कम नहीं होता है। जिन किसानों के खेत में यूरिया डीएपी डालने से 1 एकड़ में 12 कुंटल गेहूं होता था, आज उनके खेत में गोबर का खाद डालने से 20 से 22 कुंटल गेहूं हो रहा है। जिन किसानों के खेत में यूरिया डीएपी डालने से 1 एकड़ में 2.5 कुंटल कपास होती थी, आज उन किसानों के खेत में गोबर का खाद डालने से 7 कुंटल एकड़ का कपास हो रही है। ऐसे एक नहीं, हजारों किसान हैं महाराष्ट्र में, कर्नाटक में, थोड़ा अगर चलेंगे तो छत्तीसगढ़ में बहुत किसान है। 12 साल मैंने बहुत काम किया किसानों के बीच, जा जाके उनको ये सब सिखाया। गोबर की खाद से उत्पादन ज्यादा मिलता है यूरिया डीएपी की तुलना। क्यों मिलता है वो जानना चाहिए। बहुत बहुत बढ़िया बात है, जो आप जान लो तो आप किसानों को समझा सकते। गोबर की खाद जब हम खेत में डालते हैं तो होता क्या है? गोबर जो है ना, कई तरह के जीव जंतुओं का भोजन है। यूरिया जो है वो भोजन नहीं, जहर है। आपके खेत में एक जीव होता है जिसको केंचुआ कहते हैं। केंचुआ को किसी दिन पकड़ना और हाथ पे रखना और उसके ऊपर यूरिया डाल देना। 2-4 दाने ही यूरिया डालोगे, वो तड़पना शुरू हो जाएगा और 1 मिनट में मर जाएगा। हम जब खेत में टनों टन यूरिया डालते हैं ना, करोड़ों केंचुए मार डाले हमने यूरिया डाल डाल के। और केंचुए क्या करते हैं? केंचुए मिट्टी को नरम बनाते हैं, पोला बनाते हैं और उपजाऊ बनाते हैं। केंचुए का काम क्या है? ऊपर से नीचे जाना, नीचे से ऊपर जाना। पूरे दिन में वो 3 चक्कर नीचे ऊपर के लगाता है। नीचे जाएगा, फिर ऊपर आएगा, फिर नीचे जाएगा, फिर ऊपर आएगा। अब केंचुआ जिंदा है तो नीचे जाएगा, फिर ऊपर आएगा। केंचुआ जब नीचे जाता है तो एक रास्ता बनाते हुए जाता है, ऊपर आता है तो दूसरा रास्ता बनाते हुए आता है। तो परिणाम क्या होता है कि ये छोटे छोटे छिद्र जब मिट्टी में वो केंचुए तैयार कर देता है तो बारिश का पानी इन्हीं छिद्रों में से नीचे एक एक बूंद नीचे रिसते हुए
तल में जमा होता है। माने वाटर रिचार्जिंग का दुनिया में सबसे जबरदस्त काम कोई करता है तो केंचुआ करता है, और यूरिया के कारण ये मर जाता है। इसलिए यूरिया डालना माने किसान के लिए आत्महत्या करने के बराबर है। जिस किसान के खेत में यूरिया डलेगा केंचुआ मर जाएगा। केंचुआ मरा तो मिट्टी में ऊपर नीचे कोई जाएगा नहीं, तो मिट्टी कठोर होती जाएगी, कड़क होती जाएगी। मिट्टी और रोटी के बारे में एक सत्य है कि इसको फेरते रहो नहीं तो खत्म हो जाती है। रोटी को फेरना बंद करो जल जाती है, मिट्टी को फेरना बंद करो पत्थर जैसी हो जाती है। मिट्टी को फेरने का मतलब समझते हैं? ऊपर की मिट्टी नीचे, नीचे की मिट्टी ऊपर, ऊपर की नीचे, नीचे की ऊपर। ये केंचुआ ही करता है और कोई नहीं कर सकता। केंचुआ तो किसान का सबसे बड़ा दोस्त है। मैंने इसका हिसाब निकाला था, एक केंचुआ साल भर अगर जिंदा रहे तो 36 मीट्रिक टन मिट्टी को उठक पटक कर देता है, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, एक केंचुआ साल भर में। और उतनी ही मिट्टी को ट्रैक्टर से उलट पलट करना पड़े तो कम से कम 100 लीटर डीजल खर्च होता है, और 100 लीटर डीजल 3600 रुपए का आता है। माने एक केंचुआ हर आदमी का 3600 रुपए बचा रहा है। ऐसे करोड़ों केंचुए हैं, पता सोचो कितने हजार करोड़ रुपए बच रहे हैं इस देश में। इसलिए गोबर का खाद डालने से फायदा क्या होता है? रासायनिक खाद डालो केंचुआ मर जाता है, गोबर का खाद डालो केंचुआ जिंदा हो जाता है। क्योंकि गोबर केंचुए का भोजन है। केंचुए को भोजन मिले तो वो अपनी जनसंख्या बढ़ाता है, और इतनी तेज बढ़ाता है कि कोई नहीं बढ़ा सकता। भारत सरकार कहती है हम दो हमारे दो, केंचुआ नहीं मानता उस बात को। एक एक केंचुआ 50-50 हजार बच्चे पैदा करके मरता है। 50-50 हजार। एक जाति का केंचुआ तो मैंने देखा 1 लाख पैदा करता है बच्चे, तब मरता है। तो वो एक जिंदा है, उसने 1 लाख पैदा कर दिए, अब वो 1-1 लाख पैदा करेंगे, करोड़ों केंचुए हो जाएंगे अगर गोबर डालना शुरू किया। और केंचुए ज्यादा होंगे तो मिट्टी फिर उलट पलट होने लगेगी, मिट्टी में छिद्र बनने लगेंगे, तो बारिश का जितना भी पानी गिरेगा सब मिट्टी में आ जाएगा। और पानी मिट्टी में गया तो नदियों में बेकार नहीं बहेगा, तो बाढ़ नहीं आएगी, तो समुद्र में फालतू पानी नहीं जाएगा। इस देश का करोड़ों करोड़ों रुपए का फायदा हो जाएगा। इसलिए आप किसानों को समझाओ गोबर की खाद डालो। फिर कुछ किसान कहेंगे जी उत्पादन होगा क्या? उनसे कहना गारंटी मेरी, गारंटी भारत स्वाभिमान ट्रस्ट की। थोड़े दिन में भारत स्वाभिमान ट्रस्ट की तरफ से हम किसानों को कहेंगे कि आप बिंदास गोबर की खाद डालो, गारंटी हमारी, 1 ग्राम भी उत्पादन कम नहीं होगा। कैसे कम नहीं होगा? डालने का तरीका है। डालने का तरीका क्या है? अभी किसान गोबर कैसे डालते हैं? गोबर डालते हैं, वो घूरा है, घूरा गांव में कचरा डालने का, वहां गोबर इकट्ठा करते हैं। 6 महीने, 8 महीने, साल भर वो सूखता रहता है, और सूख सूख के उसकी सारी ताकत निकल जाती है। फिर वो सूखा हुआ गोबर हम डालते हैं, इससे उत्पादन ज्यादा नहीं आता। गोबर को हमेशा गीला डालना चाहिए, ताजा डालना चाहिए। गोबर को अगर पानी में घोल के डालो ना तो वही 3 गुना ज्यादा फायदा करता है। तो किसानों को यह समझाओ कि गोबर को सुखा के खेत में ना डालें, उसको पानी में घोल के डालें। तो कैसे घोलेंगे पानी में? उसका फॉर्मूला लिख लो आप। और जो जो गांव में जाने वाले कार्यकर्ता है, ये सब किसानों को आप बोलो कितना गोबर डालना है, कितना पानी उसमें मिलाना है, कितने बीघे के लिए काम में लाना है उसको। अब आपको मैं एक मोटी सी बात बता देता हूं। 1 एकड़ माने 2.5 बीघा, 5 बीघा नहीं, 2.5 बीघा। तो एकड़ 2.5 बीघे का हिसाब जोड़कर बताता हूं। एक किसान को एक बार में 1 एकड़ फसल के लिए कितना गोबर डालना पड़ेगा? गीला करके डालेंगे तो 10 किलो गोबर, बस 10 किलो गोबर, 10 किलो गोबर। फिर से सुन लो, 10 किलो, ज्यादा नहीं बोल रहा हूं, 100 किलो नहीं, 10 किलो गोबर 1 एकड़ के लिए। डालना कैसे? लिख लो 10 किलो गोबर। फिर इसमें चाहिए 10 लीटर मूत्र, जिस जानवर का गोबर उसी का मूत्र। गाय का गोबर तो गाय का मूत्र, भैंस का गोबर तो भैंस का मूत्र, बैल का गोबर तो बैल का मूत्र। अब आप बोलोगे गोबर तो इकट्ठा कर लेंगे, मूत्र कैसे इकट्ठा करें? जानवर जो मूत्र देते हैं ना, जहां पे आप जानवरों को रखते हो वहां पे पत्थर वत्थर लगा के एक छोटी सी नाली बना लो,
और उसमें ढाल लगा दो, जितना भी वो पेशाब करेंगे वो नाली में आ जाएगा, नाली के आगे खड्डा खोद दो, वो सारा उसमें जमा हो जाएगा, फिर वो ले लो। और मैं आपको एक अच्छी बात बताता हूं, जानवरों के मूत्र की कोई एक्सपायरी डेट नहीं है। 1 साल, 2 साल, 3 साल, 5 साल, 10 साल, 20 साल, 50 साल खराब ही नहीं होता, तो चिंता करने की बात ही नहीं है। तो इकट्ठा होता रहेगा खड्डे में, डालते रहो। तो 10 किलो गोबर, 10 लीटर मूत्र, ठीक है। फिर इसमें मिलाना है लगभग 1 किलो गुड़, आधे से 1 किलो गुड़। गुड़ तो आप सब जानते हो, एक तो गुड़ होता है जिसको आप खा लेते हो, एक तो गुड़ ऐसा होता है जिसको जानवर खा लेते हैं, और एक गुड़ ऐसा होता है जिसको कोई नहीं खा सकता, गीला गीला, पुराना पुराना, काला काला। वो गुड़ खेत के बहुत काम का है। जो सबसे घटिया गुड़ है, जिसको ना जानवर खा सकते हैं ना आपका, वो खेत के लिए बहुत काम का है। तो वो गुड़ ले लो, आधे से 1 किलो। गोबर हो गया, मूत्र हो गया, गुड़ हो गया। अब इसमें लगभग 1 किलो डालना है दाल का आटा। दाल है ना, दाल, अरहर की दाल, मूंग की दाल, उड़द की दाल, चने की दाल, सोयाबीन की दाल, खेसारी की दाल, कोई भी दाल, 1 किलो उसका आटा। 4 चीजें हो गई, गोबर, गोमूत्र, गुड़, दाल का आटा। और इसमें डालनी है 1 मुट्ठी मिट्टी। 1 मुट्ठी में आधा किलो या 1.25 किलो तक मिट्टी आती है। मिट्टी कहां से लानी है? आपके खेत के आसपास अगर पीपल का कोई पेड़ है, बरगद का कोई पेड़ है, तो उसके नीचे से खोद लो मिट्टी। पीपल के पेड़ के नीचे की या बरगद के पेड़ के नीचे की? पीपल और बरगद के पेड़ के नीचे की ही मिट्टी क्यों खोदना? आपको मालूम है, पीपल और बरगद के पेड़ हर समय ऑक्सीजन देने वाले पेड़ हैं, और ज्यादा ऑक्सीजन देने वाले पेड़ के नीचे जीवाणुओं की संख्या बहुत होती है। तो पीपल और बरगद के पेड़ के मिट्टी में जीवाणु सबसे ज्यादा होते हैं, यही जीवाणु खेत को चाहिए। तो मिट्टी ले ली, 5 चीजें हो गई, गोबर 10 किलो, मूत्र 10 लीटर, गुड़ लगभग 1 किलो, दाल का आटा 1 किलो और मिट्टी लगभग 1 किलो। ये 5 चीजों मिला दो, घोल दो। हाथ से घोल लेना, खराब नहीं होंगे हाथ, नहीं तो डंडे से घोल देना। एक ड्रम में घोल लेना, प्लास्टिक के ड्रम में घोल लेना, नहीं तो लोहे के ड्रम में घोल लेना। प्लास्टिक का होगा तो अच्छा, लोहे वाला क्षरण ज्यादा होता है। अब इसको घोल के 15 दिन रख देना, 15 दिन रख देना। घोलने में तकलीफ आए तो थोड़ा पानी मिला देना, ज्यादा मत मिलाना, थोड़ा ही मिलाना। घोल के 15 दिन रख देना। 15 दिन के बाद ये खाद तैयार हो जाएगा। इस खाद में क्या होगा? करोड़ों करोड़ों सूक्ष्म जीवाणु पैदा हो जाएंगे। वो जो मिट्टी डाली ना, मिट्टी के जीवाणु अगर 1 लाख हैं तो 15 दिन में वो 100 करोड़ से ज्यादा हो जाएंगे। ढक के रख लो तो अच्छा है, छांव में रखना सबसे अच्छा, धूप में बिल्कुल मत रखना, पेड़ के नीचे की छांव में रखना, नहीं तो कोई ऐसी जगह रखना जहां सूर्य का प्रकाश ना आता हो, और इस पे कपड़ा बांध दो, ढक्कन लगा दो, जैसे है ढक लो। अब ये 15 दिन में तैयार हो गया, इसमें करोड़ों जीवाणु तैयार हो गए। अब ये जीवाणु घोल, इसको जीवाणु घोल कहते हैं, इसको खेत में डालना है। डालने से पहले इसमें पानी मिलाना है, और पानी कितना मिलाना है? जितना गोबर था उसका 10 गुना पानी, 10 गुना कम से कम 100 लीटर पानी। 10 किलो गोबर तो 100 लीटर पानी, और ज्यादा से ज्यादा पानी मिला सकते हैं तो 200 लीटर। तो 100 से 200 लीटर पानी मिला लिया। अब ये पूरा परफेक्ट घोल हो गया। इसको 1 एकड़ के खेत में छिड़कना है, जैसे पानी छिड़कते हैं ना मिट्टी दबाने के लिए, ऐसे ही छिड़कना है बस। आप इसको छिड़क देंगे तो ये करोड़ों जीवाणु मिट्टी में पहुंच जाएंगे। तो मिट्टी में जीवाणुओं की संख्या बढ़ती जाएगी, और मिट्टी में सारा खेल खेलने का काम जीवाणु करते हैं। आपको मालूम है जीवाणु क्या करते हैं? जीवाणु सारा काम करते हैं। पौधे की जड़ को नाइट्रोजन की जरूरत है तो ये जीवाणु उपलब्ध कराते हैं। पौधे की जड़ को कैल्शियम चाहिए तो ये जीवाणु उपलब्ध कराते हैं। पौधे की जड़ को आयरन चाहिए तो ये जीवाणु, माने पौधे को बड़ा होने के लिए जितने भी सूक्ष्म पोषक तत्व चाहिए, और फिर वो हमारे शरीर में वास्तव में चाहिए, वो सब इन जीवाणुओं की करामात से ही मिलता है। तो पौधे की जड़ को भरपूर सूक्ष्म पोषक तत्व मिलने लगेंगे, पौधे की बढ़त बहुत तेज होगी, और जिस पौधे की बढ़त अच्छी होगी उसका फल अच्छा होगा, जिसका फल अच्छा होगा उसका उत्पादन अच्छा होगा।
अब इसमें समय लिख लो, कितनी बार डालना, कब डालना। सबसे अच्छा तरीका यह होता है कि खेत को जब जोतने की तैयारी करें ना, जोतें, बीज डालने से पहले खेत जुताई होती है ना, खेत जुताई करते ही एक दिन डाल दो। आज जुताई किया, कल डाल दो, जुताई करके डाल दो, ये पहली बार, ठीक है। फिर इसके डालने के 2-3 दिन बाद या 4 दिन बाद या 5 दिन बाद बुआई कर दो। है कितना डाल सकते हैं बताया ना, 1 एकड़ में जितना तैयार हुआ 200 लीटर वो। तो आपने इसको जोत के 1-2 दिन में डाल दिया, फिर बीज बो दो। बीज बोने के 21वें दिन में फिर डाल देना। आज बीज बोया तो ठीक 21 दिन बाद एक बार फिर डाल देना। क्या होता है ना, बीज में से अंकुरण होता है और अंकुरण होने के 21वें दिन तक वो मिट्टी की ताकत से बढ़ता है। फिर 21 दिन के बाद वो सूर्य की ताकत से बढ़ना शुरू हो जाता है, फोटोसिंथेसिस जिसको कहते हैं, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया। सूर्य ताप से खाना बनाना शुरू कर देता तो बढ़त तेज हो जाती। तो और आप मोटी सी एक बात याद रखो कि हर 21वें दिन पे डाल देना। आज डाला, 21 दिन बाद डाला, फिर 21 दिन बाद डाला, फिर 21 दिन बाद डाला। तो एक फसल अगर आप समझ लो 4 महीने की है तो लगभग 5 बार डालना पड़ेगा। कोई फसल 6 महीने की है तो 7-8 बार डालना पड़ेगा। 8 महीने की है तो 10-1 बार डालना पड़ेगा। अब इसमें खर्चा क्या है? जानवर अगर घर के हैं तो गोबर फोकट का, मूत्र फोकट का, गुड़ मैं कह रहा हूं सबसे सड़ा हुआ जिसको फेंक देते हैं वो भी फोकट में मिल जाएगा। पानी तो फोकट का है ही, थोड़ा दाल वाल लेना पड़ेगा तो उसका खर्चा आएगा, लेकिन किसान अगर दाल पैदा करता है तो वो भी घर की हो जाएगी। माने खाद बनाने का खर्चा लगभग 0 आएगा। मेहनत लगेगी, पूंजी में पैसा कम से कम खर्च होगा। और ये खाद जो तैयार होगी इसमें जबरदस्त क्वालिटी है, क्योंकि इसमें कैल्शियम भरपूर, आयरन भरपूर, फास्फोरस भरपूर। क्या क्या इसमें है? गोबर है, गोबर में कैल्शियम है, आयरन है, सल्फर है, सिलिकॉन है, कोबाल्ट है, मैग्नीशियम है, मैग्नीज है, 18 सूक्ष्म पोषक तत्व हैं जो चाहिए मिट्टी को। फिर गुड़ है, गुड़ में जबरदस्त फास्फोरस है, गुड़ में जबरदस्त कैल्शियम है, फिर मूत्र में ये सब है। तो जो सूक्ष्म पोषक तत्व हमें चाहिए वही मिट्टी को चाहिए, वो सब इस खाद में भरपूर है। यूरिया में नहीं है, डीएपी में नहीं है, यूरिया में कैल्शियम नहीं है, डीएपी में कैल्शियम नहीं है। और कैल्शियम सबसे प्रमुख आधार है मिट्टी के लिए, क्योंकि खेत में कैल्शियम होगा तो पौधे में होगा, पौधे में होगा तो फल में होगा, फल में होगा तो भोजन में होगा, भोजन में होगा तो शरीर में होगा, शरीर में होगा तो हड्डियां मजबूत, हड्डियां मजबूत तो शरीर मजबूत। ये सारा साइकिल इसी कैल्शियम के उस पे है। तो ये तो गोबर की खाद से ही मिलेगा, यूरिया डीएपी से मिलने ही वाला नहीं है। तो किसान को ये समझाइए आप। अब आपको समझ में आ गया, हर 21 दिन में डालना है, जबरदस्त फसल आएगी। पहली बार जब आप डालोगे ना तो किसान थोड़ा झिझक करेगा, उसको भरोसा नहीं है, विश्वास नहीं है, तो उसको कहना कि भाई तुम डालो, नुकसान तुम्हारा नहीं होगा। मैंने बहुत किसानों का हिसाब निकाला है, खराब से खराब खेत में जब गोबर का खाद डालते हैं ना तो गेहूं का उत्पादन पहले साल की तुलना में थोड़ा ही कम आता है, लेकिन उत्पादन जितना कम आता है उससे ज्यादा खर्चा बच जाता है, तो वो बराबर मामला बैठता है। हम यूरिया डीएपी में खर्चा करते हैं हजारों रुपए का, तब उत्पादन लेते हैं। यहां खर्चा ही नहीं है, थोड़ा उत्पादन कम भी हुआ तो फायदा ही है, नुकसान कुछ नहीं। इसलिए किसी किसान का नुकसान नहीं। और 2-3 साल लगातार आपने डाल दिया तो उत्पादन बढ़ना शुरू हो जाता है, लगातार बढ़ता है। और 10-12 साल में तो कई खेत ऐसे हैं जहां उत्पादन सीधे डबल हो जाता है, 100% की बढ़ोतरी हो जाती है। नहीं, छानने की जरूरत नहीं है, ऐसे ही डालो। उसमें जितना कचरा है सब खेत में जाने दो, क्योंकि कचरे में जीवाणुओं की संख्या और तेजी से बढ़ेगी। छानने की जरूरत नहीं है। अब आप डालोगे कैसे, ये प्रश्न है। तो उसके लिए 4 विधि है। पहली विधि ये है कि सीधे डब्बा लो और छिड़काव करो, खेत पे भरो और छिड़क दो, भरो और छिड़क दो। अब कहोगे जी खेत बहुत बड़ा है, ये तो नहीं चल सकता। तो दूसरा तरीका बताता हूं, खेत में पानी लगाते हैं ना, पानी में डाल दो। नाली में से पानी जा रहा है ना, एक टंकी में भर के ये खाद रख दो, उसमें नल लगा दो, टोटी खोल दो, टपक टपक पानी में गिरता रहेगा, खेत में चला जाएगा।
ये दूसरा तरीका। तीसरा तरीका ये है कि अगर किसी के घर में जानवरों की संख्या ज्यादा है तो गोबर ज्यादा होगा उसके पास, तो थोड़ा सा गोबर तो इसमें इस्तेमाल हुआ, बचे हुए गोबर का क्या करेंगे? तो बचा हुआ गोबर अगर सूखा है तो उसको इसी में डाल देना 15 दिन के बाद 200 लीटर पानी मिला के, तो वो गोबर भी गीला हो जाएगा। गीले गोबर के लड्डू बना लो और लड्डुओं को खेत में फेंक दो तो खाद पहुंच जाएगा। और एक तरीका है, खेत में से मिट्टी खोद लो, मिट्टी में ये पूरा घोल मिला दो, मिट्टी गीली हो गई, मिट्टी के लड्डू बना लो, लड्डुओं को खेत में फेंक दो तो खाद पहुंच जाएगा। तो पानी के साथ दे सकते हैं, छिड़क के डाल सकते हैं, गोबर या मिट्टी को लड्डू बना के डाल सकते हैं। और एक आखिरी तरीका है, स्प्रे मशीन अगर अपने पास है तो उसका आगे से नोजल निकाल दो, फिर उससे स्प्रे कर दो। अब इसमें ध्यान ये रखना है कि ये फसल पे स्प्रे नहीं होगा, ये जमीन पे होगा, मिट्टी पे होगा। फसल पे डालने से फायदा नहीं मिलेगा, मिट्टी में डालना है इसको। तो अगर फसल ऊंची है तब कैसे डालेंगे? तब तो पानी लगाओगे तभी डालना सबसे अच्छा है। इसमें एक तरीका यह है कि खेत का मुहाना होता है ना, जहां से पानी घुसता है, वहां एक आदमी को बिठा दो, डब्बा लेके पटकता रहेगा, उसमें पानी के साथ जाता रहेगा और पानी के साथ पूरे खेत में बराबर मात्रा में जाता है और रिजल्ट उसका सबसे अच्छा आता है। और एक तरीका है इसको डालने का, अगर आपके घर में गोबर का वो बनाते हैं ना, क्या कहते हैं उसको, कंडा कहते हैं, उपला कहते हैं, क्या कहते हैं, कंडा उपला जो भी कहते हैं, उसको जलाते हैं, जलाने के बाद राख निकलती है ना, वो राख इकट्ठी कर लो और ये घोल और राख मिला दो और फिर लड्डू बन जाएंगे, फिर खेत में छिड़क दो, तो इसका तो जबरदस्त उत्पादन आता है। क्योंकि जो राख है ना, इसमें कई केमिकल अतिरिक्त हैं जो गोबर और गोमूत्र से भी ज्यादा है। तो ये तरीका समझ में आ गया। हर 21 दिन पे डालेंगे। 4 महीने की फसल है तो 5-6 बार डालना पड़ेगा, 6 महीने हैं तो 7-8 बार। इसी तरह से पूरी खेती होती रहेगी। गोबर किसी भी जानवर का, गाय का हो, भैंस का हो, बैल का हो, बकरी बकरे का हो, गधे घोड़े का हो, हाथी ऊंट का हो, कोई भी हो, सब चलेगा। मूत्र भी किसी जानवर का, ठीक है। और आधा आधा मिले तो वो भी चलेगा। गाय का आधा ले लिया, भैंस का आधा, किसी के पास गाय नहीं हो, किसी के पास भैंस नहीं हो, एक एक गाय एक एक भैंस और खेत बड़ा है तो आधा आधा, सब मिक्सिंग करके चलेगा। बस एक ही सावधानी रखना कि जो जो गाय का गोबर लो तो वो देशी गाय हो तो अच्छा होगा, जर्सी का फायदा पूरा नहीं करेगा। और जर्सी का ही गोबर है तो उसमें देशी का मिला लेना, नहीं तो कोई फायदा नहीं करेगा। जर्सी गाय है, उसका गोबर है, उसमें देशी गाय का 1-2 किलो गोबर मिला लेना, वो वैसे ही काम करता है जैसे 100 किलो दूध में 1 चम्मच दही डालो तो पूरा दूध दही हो जाता है। वैसे ही 100 किलो जर्सी गाय के गोबर में 1 किलो देशी का डाल दो तो देशी गाय के जीवाणु अपनी संख्या अपने आप बढ़ा लेते हैं। और धीरे धीरे मेरी बात मानो तो जर्सी गाय बेचते जाना, देशी लेते जाना, क्योंकि ये जर्सी गाय के दूध में दम नहीं है। आपको मालूम नहीं है, दुनिया में भारत को छोड़कर जर्सी गाय का दूध कोई देश नहीं पीता। डेनमार्क में सबसे ज्यादा जर्सी गाय है, डेनमार्क वाले दूध ही नहीं पीते। क्यों नहीं पीते? कैंसर होने की संभावना है जर्सी गाय के दूध से, घुटनों का दर्द तो तुरंत हो जाता है, बड़ी बड़ी बीमारियां होती हैं। और जर्सी गाय को एक खतरनाक बीमारी होती है, मैड काउ डिसीज, उस बीमारी के चक्कर में दूध भी उसका प्रदूषित होता है, इसलिए जर्सी का दूध दुनिया में कोई नहीं पीता। डेनमार्क की सरकार तो दूध ज्यादा होने पर समुद्र में फेंकवा देती है। आपको सुनकर हैरानी होगी, डेनमार्क में दूध बहुत है, चाय बिना दूध की पीते हैं सबके सब, क्योंकि वो दूध उनको खराब लगता है। तो जर्सी गाय बेच के देशी लेते जाना, भैंस हो तो उसका तो चल जाएगा, बैल का चल जाए। अब एक आखिरी चीज और बता दूं, उसको आप लिख लो। ये तो हुआ खाद। अब किसान कहेगा कीड़ा लग गया तो, कीड़ा लग सकता है ना, तो उसका भी एक फॉर्मूला लिख लो। कीड़ा अगर लगता है, कीट लगता है तो उसकी दवा भी हम खुद बना के छिड़क सकते हैं, पैसा खर्च करने की जरूरत नहीं। कीड़ा मारने की दवा कैसे बनेगी? 20 लीटर जानवरों का पेशाब ले लो, गाय का, बैल का, भैंस का, 20 लीटर, ठीक है। ये 1 एकड़ के लिए बता रहा हूं।
फिर इसमें 2.5-3 किलो नीम के पत्ते की चटनी डाल देना। नीम के पत्ते की चटनी, नीम का पत्ता है, पीस के चटनी बना के डाल देना 2.5-3 किलो। और आकड़ा देखा है, आकड़ा के पेड़ के पत्ते की भी चटनी डाल देना 2.5-3 किलो। आकड़ा, आक कहते हैं, आक, कुछ लोग अकौआ कहते हैं उसको। आक, आकड़ा, अकौआ, हाँ वही जो हनुमान जी पे चढ़ाते हैं, जिसमें सफेद सफेद दूध निकलता है। और एक तीसरा पत्ता है, सुनो सुनो भाई, एक तीसरा पत्ता है बेशरम। बेशरम जो है ना, अक्सर गांव में घुसते हैं ना, तो दोनों तरफ किनारे किनारे लगा रहता, पान के जैसा पत्ता, बैगनी रंग का फूल आता है, उसमें ना खुशबू होती है ना कुछ होता है, बिना पानी के बिना बीज के होता है, इसलिए बेशरम कहते हैं। तो 2-2.5 किलो ले लो। और एक पत्ता है आपके गांव में अगर मिले तो, सीताफल का पत्ता, शरीफा जिसको कहते हैं, सीताफल शरीफा, उसका पत्ता 2-2.5 किलो ले लो। और अगर गांव में मिल जाए ना तो वो घास आती है ना, कांग्रेस घास, उसको चटनी बना के डाल दो 2-2.5 किलो। और इसमें थोड़ा सा खूब तीखी लाल मिर्च हो, हरी मिर्च हो, तो वो पीस के डाल दो 250-300 ग्राम। लहसुन पीस के डाल दो आधा किलो के करीब। गाजर घास, वही। और मैं आपको एक मोटी सी बात बताता हूं, वो याद रखो, जिन जिन पत्तों को गाय नहीं खाती, फिर से सुनो, जिन जिन पत्तों को गाय नहीं खाती और आपके गांव में उपलब्ध है, वो सब पत्ते पीस के डाल दो इसमें। गाय को खिला के देख लो, खा रही है तो नहीं डालना, नहीं खा रही है तो पीस के डाल देना है। मोटी बात याद रखो। तो 3-4 तरह के पत्ते डाल दिए, थोड़ा लहसुन डाल दिया, थोड़ा मिर्ची डाल दी, 20 लीटर मूत्र में डाल के इसको उबालना है, गरम करना, उबाल के ठंडा कर लो, ठंडा करके 200 लीटर पानी मिला दो। अब ये दवा तैयार हो गई, कीटनाशक। इसको स्प्रे कर दो किसी भी फसल पे, तो 48 घंटे माने 2 से 3 दिन में सारे कीट खत्म कर देता है। 1 पैसे का खर्चा नहीं होता, बाजार से कुछ नहीं लाना पड़ता। ये हर फसल में काम आता है, गेहूं में, चावल में, चने में, दाल में, मटर में, गन्ने में, हर तरह की फसल में ये उपयोग हो सकता है। तो कीटनाशक दवा बनाने का आपको मालूम, खाद बनाने का आपको मालूम। अब यूरिया, डीएपी और एंडोसल्फान गांव गांव से हमें बंद कराना है। 4,80,000 करोड़ रुपए किसानों का बचाना है, 2,32,000 करोड़ रुपए शहर वालों का बचाना है। ये दोनों मिला दें तो करीब 7-8 लाख करोड़ रुपए देश का हम बचा सकते हैं स्वदेशी आंदोलन की ताकत से। और बाहर से जो इंपोर्ट हो रहा है करीब 7 लाख करोड़ का, अगर पक्के स्वदेशी वाले लोग हो जाएं तो इंपोर्टेड चीजें भी बंद हो सकती हैं। 14 लाख करोड़ का फायदा, माने इतना बड़ा फायदा हम पूरे देश को दे सकते हैं अपने स्वदेशी आंदोलन और अभियान से। इसलिए स्वदेशी आंदोलन और अभियान को गांव-गांव जाके चलाना है। और आपको इसके लिए उस जमाने में लोकमान्य तिलक ने जैसा परिश्रम किया, महात्मा गांधी ने जैसा परिश्रम किया, विपिन चंद्र पाल ने जैसा परिश्रम किया और क्रांतिवीरों ने जैसे परिश्रम किया, वैसा ही परिश्रम आपको करना है। ताकि क्या होगा, जैसे आज हम लोकमान्य तिलक का नाम याद रखते हैं अपने देश के लिए, अपनी सभ्यता के लिए, अपनी आजादी के लिए, वैसे ही आपका नाम आने वाली पीढ़ियां याद रखेंगी इस देश के दूसरे स्वदेशी आंदोलन के लिए। ऐसा कहकर मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं, बहुत बहुत आपको धन्यवाद देता हूं।